नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा, मेरे साथ अभिषेक और डिम्पी। जी हां, कल का बाजार कुछ खास था। स्टॉक मार्केट में उतारा चढ़ाव दोनों का ही आपको सामना करना पड़ता है। पिछले 3-4 महीने से आप वन साइडेड गेन्स एंजॉय कर रहे थे, आपका पोर्टफोलियो एनएवी रोज बढ़ रहा था। लेकिन कल एक बहुत बढ़िया रिमाइंडर था स्मॉल कैप मिड कैप को लेके, खास तौर पे कि स्मॉल कैप और मिड कैप एरिया बाजार में रिस्की होता है, वो वॉलेटाइल होता है। तो वो रिमाइंडर हमने कल देखा। लेकिन वो बड़े निवेशकों के लिए, छोटे निवेशकों के लिए, लंबी अवधि में बड़ा पैसा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आज स्मॉल कैप और मिड कैप को लेके ईटी नाउ स्वदेश पे हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे, समझाएंगे और साथ में बड़े दिग्गज इन्वेस्टरों से सीखेंगे भी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप है बेहाल। जानिए अब यहां से कैसी रहेगी चाल। जी हां, गिरावट वाले पोर्टफोलियो पर भारी बन गई है, लेकिन क्या होनी चाहिए आपकी तैयारी? छोटे मंझोले शेयर धड़ाम, गिरावट पर कब लगेगा लगाम? अब मुनाफा वसूली का मौका या लगाएं खरीदारी का चौका? स्वदेश पर दिन भर छोटे मंझोले शेयरों पर पैनी नजर, एनालिसिस, टेक्निकल्स, ये सारे चलते रहेंगे। इसलिए घबराइए मत और बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। आज दिन भर ये एनालिसिस आपके लिए रहेगा। डरने वाली बात नहीं है। इंडिया स्टोरी स्मॉल कैप मिड कैप स्टोरी है, लेकिन आपको जानकारी से हम इतना भर देंगे कि आप इनफॉर्म डिसीजन मिड कैप स्मॉल कैप पे ले पाएंगे और किसी भी तरह का तनाव नहीं होगा आपको। अभिषेक जी बिल्कुल। तो क्या कल की गिरावट तेजी का मौका मिल रहा है, फ्रेश तेजी करने का चौका आपको लगाना चाहिए? इस पर आज हम दिन भर खास कवरेज करेंगे। लेकिन आज के सत्र की शुरुआत करने से पहले जरा 4 बड़े ट्रिगर्स पर नजर डाल लेते हैं, जिनके आधार पर बाजार आज रिएक्ट करेगा और उन हम ट्रिगर्स की आज खास चर्चा भी करने वाले हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि 10 महीने की ऊंचाई पर ब्रेंट क्रूड पहुंच गया है। $92 के आसपास इस वक्त भाव चल रहा है, यानी कि अगर आप $71 के आसपास से देखेंगे तो करीब करीब $20 की तेजी क्रूड में आ चुकी है। और हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज है, थोड़ी सी उसमें तंगी है, मांग इंटैक्ट है जैसा कि ओपेक बता रहा है। उसके चलते कल हमने अमेरिकी बाजारों पर दबाव देखा। यूएस में 2 दिन की तेजी थमी है। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 20,060 का स्तर आपको देखने को मिलेगा। कल अमेरिका में हमने देखा था कि तीनों के तीनों इंडेक्स कल प्रेशर में कारोबार करते हुए दिखाई दिए। एक आईपीओ मार्केट में आज हम आरआर काबेल की एंट्री होते हुए दिखेंगे। 1964 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है। आईपीओ कैसा है, आपको पैसे लगाने हैं नहीं, खास तौर से वैल्यूएशंस कैसे हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत सारी दिग्गज कंपनियां हैं जहां पर अच्छे खासे रिटर्न आपको मिलते हुए दिखेंगे। उनके मुकाबले ये कंपनी कहां पर खड़ी होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन राहत की बात यह है कि रिटेल महंगाई घटकर 6.83 पहुंच गई है। 7.5% जब रिटेल महंगाई पहुंची थी तो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ी थी। थोड़ी सी राहत वहां पर जरूर है। और हम देख रहे हैं कि खाद्य महंगाई दर, खासतौर से सब्जियों की कीमतों में जिस तरह से उछाल हमने देखा था, वहां पर भी राहत देखने को मिली है। आईआईपी की बात करें तो ग्रोथ बढ़ी है। जुलाई में जो आंकड़ा आया है वो आया है 5.7% का। तो डोमेस्टिक लेवल की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक संकेत हैं। अगर हम विदेशी संकेत अगर लें तो वो थोड़े से चिंताजनक जरूर हैं, क्योंकि क्रूड के दाम है $92 के आसपास और कहीं न कहीं ठीक है। तो अब ये इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अजय के पास चलते हैं। अजय, निश्चित तौर पर कल हमने ये देखा था कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में भारी भरकम सेल ऑफ, हालांकि तेजी बहुत हुई थी, लेकिन आज एक फिर से कहीं ना कहीं एक चिंता निकल के आ रही है कच्चे तेल वाली। आप किस तरह से देख रहे हैं और आपको डोमेस्टिक मार्केट का सेटअप आज के सत्र में कैसा लग रहा है? देखिए अभिषेक, कल जो बाजार में हुआ, पहली बात तो मैं बता दूं, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो पहली बार हो रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में 1 का 4 होता है। अगर आप क्वालिटी मिड कैप को समय से ले लें और ठीक ठाक समय बैठे रहें तो 1 का 4 होता है, ये बात सच है। लेकिन वो 4 का 2 भी हो जाता है, क्योंकि वो वॉलेटाइल एसेट क्लास है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि इंडियन स्मॉल कैप और मिड कैप रियल इंडिया स्टोरी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम कितना प्रेज करते हैं अपने लार्ज कैप्स को, रिलायंस को, टीसीएस को, लेकिन रियल इंडिया स्टोरी उनके पिछले 20 साल रहे हैं, जब वो खुद एक मिड कैप स्मॉल कैप हुआ करते थे और उन्होंने 30-40%, बजाज फाइनेंस ने 30% 40% की कैगर दी है। तो रियल इंडिया स्टोरी मिड कैप स्मॉल कैप है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन इस एसेट क्लास की कुछ खास बातें हैं, ये वॉलेटाइल होते हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अगर अर्निंग एक्सपैंड कर रहे हैं तो स्टॉक ज़्यादा तेज चलते हैं। और ये हमने 6 महीने में, पिछले 6 महीने में हमने देखा है ये बात।
तो रेंज यहाँ पे जो गेन्स हैं वो बहुत जोर से आते हैं और इसीलिए निवेशकों के प्रति आकर्षण भी बहुत ज़्यादा होता है इस स्मॉल कैप मिड कैप का। कल जो है हमने पहली एक झलक देखी कि कैसे डाउन साइड पर भी जितना मज़ा ये ऊपर बढ़ते वक्त देते हैं उतना ही मज़ा डाउन साइड में भी ये बहुत जोर से गिरते हैं, क्योंकि इसके अंदर मास एक्सोडस होने लगता है। तो रिटेल और एचएनआई की पोजीशन कल हल्की होना शुरू हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें बड़ी पोजीशन बन गई थी। मेरे 5 लाख का पोर्टफोलियो 6 महीने में 35 लाख 40 लाख बन गया था और अब मैंने जब पहले झलकी देखी कि शायद कमजोरी आ रही है तो मैंने अपने ब्रोकर को फोन करके कहा सारी पोजीशन बेच दो। लेकिन ये तरीका नहीं है बाजार को अप्रोच करने का, पैनिक करने का। ये देखिए मेरे सहयोगी ने एक बहुत बढ़िया ग्राफ खोल के रखा है। ये स्मॉल कैप इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। मार्च के लोज से आप देखिए इसके अंदर क्या 40% की गेन आई है नीचे से, 40-45%, डिपेंड करता है आप स्मॉल कैप मिड कैप की बात कर रहे हैं। मार्च से जहां पे निफ्टी इंडेक्स 15% चली है 20,000 के करीब आने के लिए, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स 35-40% चल चुकी थी। जैसे ही कल हल्की सी झलक आई कि शायद करेक्शन आ रहा है, उनमें से जो मोटा मोटा मुनाफा लेके लोग बैठे उनमें अफरा तफरी का माहौल दिखा और एक साथ हमने एक बड़ी लाल कैंडल नीचे को दिखी जो कि सबसे बड़ी गिरावट थी इस कैलेंडर ईयर की। लेकिन यह मत भूलिए कि 20 डीएमए के पास हमने हमेशा स्मॉल कैप इंडेक्स को सपोर्ट लेते देखा है। उसके नीचे आपको 50 डीएमए, तो पहले तो इमीडिएट 20 डीएमए पे सपोर्ट बन रहा है। दूसरी बात, क्या आपको पैनिक करना चाहिए? क्यों पैनिक करना चाहिए? अगर आप क्वालिटी मिड कैप में बैठे हैं भाई, आपको अर्निंग्स विजिबिलिटी दिख रही है, कमाई अच्छी दिख रही है, तो क्यों पैनिक करना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर आप लो क्वालिटी नेम में है, आपको पता था आप क्या कर रहे हैं, वहां आपको भले पोजीशन अपनी लॉस लेके काट देनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी मिड कैप में बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप देखिए कैश लेवल्स, हाँ यहीं पे अभिषेक डिम्पी हम ढेर सारे एचएनआई से और बड़े ट्रेडर्स से और इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं, बाजार कॉशियस था। ये जो फॉल आया है ये कॉशन के बीच आया है। एक बहुत बड़ा हिस्सा बाजार का पहले से ही कॉशियस था, लोग खुल के पैसा नहीं लगा रहे थे। तो वो जो कॉशन है, जो कैश साइड में बैठा है, वो सपोर्ट करने आ जाएगा। इनफैक्ट अभी हम लेटर इन द शो एक आपको डेटा दिखाएंगे कैसे म्यूचुअल फंड्स के भी कैश लेवल बड़े मजबूत हैं, काफ़ी हेल्दी हैं। तो ये फॉल कुशन होने के चांसेस हैं। लेकिन हमारा ये व्यू है, हमने एनालिसिस ये किया है कि आपको तुरंत बाजार में कूदना नहीं चाहिए पहले 1 घंटे में। अभी और 2-4% की गिरावट आ सकती है मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में, क्योंकि तुरंत 1 घंटे में मत कूदिए। पहले देखिए कहाँ पे सेटल हो रहा है, क्या आपके भाव आ रहे हैं, आपके फेवरेट मिड कैप स्मॉल कैप जो अच्छे अर्निंग्स वाले हैं वो क्या और नीचे की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पे हम फेजेस में लेना शुरू करेंगे। कोई जल्दी नहीं है। इनफैक्ट जो क्रूड वाली बात करी अपने अभिषेक ने, ये एक थोड़ा चिंता का विषय है। कल शाम को 2-3 मैक्रो डेटा आए हैं। संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, इन्फ्लेशन पे खुशखबरी है, आईआईपी यानी ग्रोथ को लेके खुशखबरी है, लेकिन क्रूड के भाग जाने के मैटर पे थोड़ी सी चिंता का विषय है। 85 क्रॉस किया, 87, 88 किया, 90 किया, अब ये क्रूड ऑयल $92 पे आ गया है, जो हमारे लिए, देश के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय बन जाती है, क्योंकि हम 1 बिलियन बैरल इंपोर्ट करते हैं। तो हम बाजार की बातचीत तो आगे लेके चलेंगे ही अपने पैनलिस्ट से, लेकिन इस मैटर को एक बार समझ लेते हैं। धर्मेश भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेश, ये क्रूड का मामला टेम्परेरी स्पाइक दिख रहा है, क्योंकि जो ऑयल कार्टेल है, जो बड़े दिग्गज सप्लायर्स हैं, उन्होंने सप्लाई पकड़ लिया है, या आपको ये स्ट्रक्चरल दिखाई देता है? गुड मॉर्निंग। देखिए, निवेशकों को अगर आप देखिए तो कच्चे तेल में जो तेजी है ये सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण है। अगर आप देखिए कंटिन्यूसली ओपेक अपने प्रोडक्शन कट कर करके प्राइस को आर्टिफिशियली ऊपरी स्तरों पर सस्टेन कर रहे हैं। अगर आप कच्चे तेल के भाव देखें तो पहली बार मैंने देखा है कि ठंडी के माहौल में भी अगले महीना डिस्काउंट में चल रहा है, ऑलमोस्ट 1% डिस्काउंट में चल रहा है प्राइस में। तो ये शॉर्ट टर्म स्पाइक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तेजी छोटी अवधि के लिए और बरकरार रह सकती है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि रुपया और गिर सकता है, तो प्राइस में और तूल मिल सकती है और प्राइस 7,500 से 8,000 के स्तर, यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर आप देखिए तो ऑलमोस्ट 90 के स्तर WTI में पहुंच चुके हैं और 93, 94 के लेवल्स आपको छोटी अवधि में देखने मिल सकते हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट में 8,000 से 8,100 तक के लेवल्स आपको ये महीने के अंतराल में देखने मिल सकते हैं। तो मैं बाय की सलाह दूंगा, बट ये कंप्लीटली सप्लाई कंसर्न है। अगर कच्चे तेल में अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन और बढ़ने की गुंजाइश काफी हाई हो जाएगी। फिर से यूएस अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करेंगे और प्राइस में आपको फिर से गिरावट देखने मिल
सकती है, बट अभी छोटी अवधि के लिए 15 दिन के लिए आप तेजी करके चलिए, आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। धर्मेश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और आपने बताया अच्छे से कि क्रूड के अंदर इस समय की ट्रैजेक्टरी कैसे बनती है। खैर आगे बढ़ते हैं। अजय, एक चीज़ ध्यान है आपको, जब इस सीरीज़ की शुरुआत हुई थी शुक्रवार को, तो एकाएक मार्केट के अंदर तेज़ी आई थी। उसमें एक चीज़ नोटिस हुई थी जो आपने भी करवाया और हमने भी अच्छे से बताया, वो था एफआईज़ का रोल। एफआईज़ ने 45% की एवरेज, हालांकि 42 तक भी गए थे, बट 45% की एवरेज से वो सीधा 51 हुए, बाद में 57 हुए। आज उनकी परसेंटेज 63% लॉन्ग की हो चुकी है। तो मार्केट के अंदर एफआईज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं ज़रा आपसे समझना चाहूँगा, ये जो एफआईज़ के नंबर के बीच में 27,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा आया है, क्या इसको हम यही माने कि जब भी नए पड़ाव पर पहुंचते हैं तो फ्यूचर से माल छटक कर लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देने के लिए रिटेलर्स, इंस्टीट्यूशनल्स ऑप्शंस के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं? क्या ये उसी की वजह से 27,000 करोड़ का बड़ा नंबर है, या फिर आप कुछ और रीड कर रहे हैं इसके अंदर? देखिए डिम्पी, ये जो आपने डेटा लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना कि अगर इतनी भीषण गिरावट हमने देखी तो हमें सामने पहली बात तो सवाल ये उठता है कि एफआईडीआई का जो कैश बेस्ड एक्शन है वो 3-4 हजार करोड़ का बड़ा कोई नंबर हमें सेलिंग नहीं दिखाई दी। डीआई, अगर आप डीआई का बाइंग दिखाई तो छोटी दिखाई दी है। मैंने बोला आपको कि डीआईएस के पास काफ़ी कैश लेवल्स हैं, लेकिन वो पहली गिरावट में पैसा झोंकना नहीं चाहते, वो फेज्ड वे में कैश अपना डिप्लॉय करेंगे। तो ये नंबर कुछ दिनों में जैसे जैसे बाजार नीचे आएगा, मिड कैप स्मॉल कैप, वहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए, मेरी उम्मीद है। क्योंकि एसआईपी का डेटा, म्यूचुअल फंड का फ्लोज का डेटा सबसे ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप स्कीम्स में जा रहा है और एनएफओज में जा रहा है, तो ये बढ़ेगा डेटा। एफआईएस जो है वो एक्टिव है लार्ज कैप्स में। कल आपने देखा होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी एक्चुअली फ्लैट बंद हुए हैं। तो ये दो भाग में मार्केट को हमें डिवाइड करना चाहिए, एक स्मॉल कैप मिड कैप पे काम हो रहा है, दूसरा लार्ज कैप। लार्ज कैप में कोई पैनिक नहीं था। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स को ना देखें तो इंटरडे लेके आए डेटा साहब, निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्लैट बंद हुए। एक ऑर्डिनरी दिन, हमने कितनी बार ऐसा दिन देखा है। ये जो ऑप्शन का डेटा आपको बढ़ के दिखा है, ये रिटेल और एचएनआई की ही एक्टिविटी है कि अगर कैश में मेरी पोजीशन बिक नहीं पाई है तो मैं पुट्स और कॉल में करके अब या तो पैसे कमाने की कोशिश करूं गिरते हुए मार्केट में, या फिर बचाने की कोशिश करूं अपने पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू। तो ये आपको एलिवेटेड ऑप्शन का डेटा दिख रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि एफआईएस ने कोई भारी मंदी नहीं करी है। इनफैक्ट आप भी बता रहे हैं, आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि लार्ज कैप्स में और इंडेक्स में उन्होंने तेजी की है। और एक बात बता दूं लास्ट, इससे पहले कि मैं अपने पूरे पैनल के पास जाऊंगा और अभिषेक और डिम्पी के साथ मिलकर हम दिन भर मिड कैप स्मॉल कैप और बाजार की विश्लेषण करेंगे। ये बहुत मुश्किल होता है बाजार में कि मिड कैप स्मॉल कैप लगातार गिरते रहे 3-4 महीने तक, बहुत लंबे अवधि तक, और लार्ज कैप फ्लैट रहे या बढ़ते रहे। तो अगर लार्ज कैप में इतनी बड़ी बिकवाली साथ में नहीं आई स्मॉल कैप मिड कैप के बराबर की, तो भी सेंटिमेंटली मिड कैप स्मॉल कैप को सपोर्ट मिलेगा। तो ये बात बहुत जरूरी है जो डिम्पी लाई, 63% लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी कर ली है एफआईएस ने। तो ये सारे बड़े सवाल जो दिन भर हम डिस्कस करते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पैनिक बिल्कुल मत करिए, जो होगा साथ में मिलके करेंगे। हमारे साथ कुणाल परार हैं, संतोष मीना है, अक्षय भागवत हैं जो ऑप्शंस के महारथी हैं, और साथ में सुमित मूलचंदानी। सबको लेके आइए। ये देखिए, आपको कोई भी पैनिक नजर आ रहा है इनके चेहरों पे? बाजार पे इतनी सॉलिड पकड़ है हमारे पैनलिस्ट की कि आपको एकदम सेंस ऑफ काम, जिसे बुद्धत्व कहते हैं, एकदम काम। बाजार गिरेगा तो ना मैं पैनिक करूंगा, बाजार बहुत जोर से भागेगा तो मैं बहुत ज्यादा कूदूंगा भी नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं कुणाल परार के साथ। कुणाल जी, स्क्रीन के कुछ हिस्सों पे मिड कैप स्मॉल कैप में कल पैनिक था, दिख रहा था, लेकिन जब आपने शाम को डेटा देखा, चार्ट्स देखे, आपने क्लाइंट से बात की, क्या वाकई उतना पैनिक स्क्रीन पे है या कंट्रोल्ड है इस बार? क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत एक महीने से मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट की आशंका की बात कर रहे थे। गुड मॉर्निंग अजय जी, सारे के सारे पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। कल एक नो आउट ऑफ द वे मार्केट की मोमेंटम देखने को मिली है, पर्टिकुलरली निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, जिसका एक्सपेक्टेशन लोगों ने नहीं रखा था। लोगों का एक्सपेक्टेशन यही था कि आज भी हमें एक अच्छी खासी पारी देखने को मिल सकती है निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। एंड अजय जी, आपने जो शुरुआत में कहा कि
40% का मोमेंटम हमें यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप के मोमेंटम में देखने को मिल चुका है, यानी कि अच्छी खासी रिटर्न हमें यहाँ पे दोनों इंडेक्स में देखने को मिल चुका है। फिर भी लोगों का ये एक्सपेक्टेशन था, साइकोलॉजी ये था कि यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती थी। कल के फॉल के लिए हम अगर ये कह सके कि पब्लिक रेडी नहीं थी, ये परफेक्ट होगा, क्योंकि कल जैसे ही मार्केट गिरा, आप देख सकते हो कि जितने भी स्टॉक थे मिड कैप के स्मॉल कैप में, ऑन एन एवरेज 9 से 10% की वहां पे हमें गिरावट देखने को मिली। और वहां पे इन लोगों की जो साइकोलॉजी रहती है कि भाई 9 से 10% गिरा, यहाँ से और फर्दर गिरेगा, हम हमारा जो पोर्टफोलियो है जो मिड कैप स्मॉल कैप का है, वो यहाँ से हम पार्सली खाली करना चालू करें, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। अगर जिन लोगों ने टॉप लेवल पे लिया है वो भी लॉस पे निकलने की कल बात कर रहे थे। तो जो आपने बोला कि हाँ क्लाइंट को क्या सलाह है, तो अजय जी हमारे क्लाइंट को तो हमने यही सलाह दी है कि टाइमिंग के लिए वेट करो, क्योंकि इतनी अच्छी रैली देख चुके हैं तो माइनर से जर्क के बेस पे हम अपना पोर्टफोलियो जो है वो खाली नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग का हम पहले से कह रहे थे कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चालू करो। सो यहाँ पे घबराने वाली अजय जी कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आज फिर से गिरावट देखने को मिले। निफ्टी मिड कैप कल 40,170 के लेवल पे क्लोज आया, हो सकता है कि यहाँ से फर्दर गिरावट में आपको 39,200 के लेवल देखने को मिले जो प्रीवियस टॉप था। तो मैं कहूंगा कि वहां से अगेन हम बाय करके चल सकते हैं अगर टॉप के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग किया है तो। एंड ब्रॉडर इंडेक्स फिलहाल इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के बेस पे ही खड़ा है। अजय जी, मुझे नहीं लगता कि कल की गिरावट के बेस पे हमें हमारा पोर्टफोलियो पूरा खाली कर देना चाहिए। यस, प्रॉफिट बुकिंग का कंसेप्ट हमें जरूर से ध्यान में रखना चाहिए, जो टाइम टू टाइम हमें करना चाहिए। बट हाँ, यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। बल्कि मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि कल जो निफ्टी बैंक निफ्टी में जो फॉल आया था एंड कल जो लो बने थे, अगर वो लो ब्रेक नहीं होते तो मुझे लग रहा है कि यहीं से अपने को अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो जो व्यू है वो व्यू यहाँ पे वेटिंग वॉच करने का है, पर्टिकुलर निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में। अगर यहाँ से 39,200 तक की गिरावट आती है मिड कैप में, मैं कहूंगा एक परफेक्ट लेवल होगा वापस पोजीशन नहीं बनाने के लिए। 10 कुणाल जी, एकदम बढ़िया बात बोली आपने। इनफैक्ट अगर मान लीजिए मैंने एक बढ़िया स्टॉक आइडेंटिफाई किया 100 रुपए पे, और मैं पोजीशन मैंने अपनी 20% ही बनाई है उसमें। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, चार्ट बढ़िया चल रहे हैं, उसके नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं, सारे फंडामेंटल एक जगह बैठ रहे, लेकिन मैं अपने मन माफिक पोजीशन बना नहीं पाया था। ये जो स्केल बैक हो रहा है, जो बाजार में पुल बैक आ रहा है, उसमें मुझे अपने मन माफिक स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप मिड कैप में पोजीशन बढ़ाने का मौका मिल रहा है अगर आपने अपना होमवर्क पूरा कर रखा है। लेकिन स्टॉक की बात कर ही रहे हैं, अक्षय और बाकी सबके पास सुमित वगैरह पे जाऊं तो हमारे डिम्पी जी बहुत जबरदस्त होमवर्क करके डेटा में से खोद के 2 स्टॉक निकालते हैं, और कल फॉल आ गया तो क्या हुआ, परेशान होने वाली बात नहीं, आज भी वो लेके आए। डिम्पी जी, कौन से 2 स्टॉक रेडार पे निकल के आए हैं डेटा से? देखिए अजय, 2 स्टॉक्स बताने से पहले मैं सिर्फ एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा कि मार्केट के लेवल आना एक बात है, टिकाना दूसरी बात है। मार्केट के लेवल तो आ गए, बस टिकाने वाली प्रोसेस चल रही है कि हमको 20,000 को हमको टिकाने में कितना समय लगेगा। सिर्फ समय का खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आपकी मैं बात को इंडोर्स करते हुए कह रहा हूँ कि बाइंग ऑन डिप्स कर सकते हैं, लेकिन आपको डिफेंसिव में होना चाहिए। देखिए कल से हम डिफेंसिव हो गए थे, कल भी हमने आपको डिफेंसिव शेयर्स बताए, FMCG बताया जो कि चला, आज भी हम डिफेंसिव ही हैं। इन्फोसिस पे ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस अच्छा शेयर चल सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। हमने चार्ट भी आपके लिए ड्रॉ किया है, लेवल्स वगैरह भी निकाले हुए हैं। अगर आप वो देखेंगे तो आपको दिखेगा बाकायदा डेज हाई पे बंद हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, चर्निंग का बेनिफिट है। ये जो पहले वाला पट्टी आप पूरा ब्लॉक देख पा रहे हैं, ये इसका एक फंसे वाली रेंज थी, फिर ब्रेकडाउन हुआ, धीरे धीरे करके ये उसी ब्लॉक में वापस आ चुका है और अपने हायर एंड को जाकर टेस्ट करने के लिए पहुंचेगा। तो ये ब्रेकडाउन से रिकवरी से फुल फ्लैज ऊपर जाने की जो प्रोसेस है इन्फोसिस की, वो मार्केट को रिदम लेके आ रही है। और कल फर्स्ट डे था जब आपको आईटी के अंदर कॉन्फिडेंस आया, और यही आईटी का कॉन्फिडेंस आज भी आपके काम आ सकता है। दूसरा शेयर होगा हमारी लिस्ट में, वो है डॉक्टर रेड्डीज। हमने कहा कि डिफेंसिव पे ही हमारा फोकस थोड़ा ज़्यादा है, अभी हम एग्रेसिव नहीं लेंगे क्योंकि टिकाना भी मार्केट का बाकी है। इसलिए डॉक्टर रेड्डीज को देखेंगे तो पहले एक बड़ा ब्रेकआउट आया हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग बुल रन में है। ये हमने पहले वाला ब्रेकआउट हरे कलर में नोटिस करवाया है, और जो दूसरे वाला सपोर्ट है वो रेड लाइंस में आपको मिल रहा होगा, ऊपर की तरफ खींची हुई है। तो ये स्ट्रॉन्ग बुल रन में है, जहाँ जहाँ सपोर्ट मिलेगा प्लस कीजिए और आगे चलता हो जाएगा। ये डिफेंसिव कम एग्रेसिव का शेयर है, इसलिए डॉक्टर रेड्डीज रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी ठीक है, और इन्फोसिस भी रिस्क रिवॉर्ड और चर्निंग के हिसाब से ठीक है। तो 2 शेयर हमने ये आपके लिए निकाल के रखे हैं। अब क्योंकि पैनलिस्ट भी हमारे साथ हैं, उनके शेयर के सिलसिले को भी हम आगे बढ़ाते हैं, इसलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, अक्षय पी भागवत से समझते हैं उनके शेयर कौन से हैं।
अक्षय, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए आपके शेयर कौन से हैं आज के? गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो मेरे जो दो शेयर आज मैं रेकमेंड करूंगा, पहला शेयर है फार्मा क्षेत्र से ग्लेनमार्क फार्मा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, और अगर आप देखें तो फार्मा एक डिफेंसिव बेट है। करंट मार्केट कंडीशंस में सूट करता है कि आप फार्मा को अपने पोर्टफोलियो में रखें या ट्रेडिंग में जरूर इसमें आप पार्टिसिपेट करें। तो ग्लेनमार्क फार्मा बाय करने की राय रहेगी 815 और 807 के रेंज में विद अ टारगेट ऑफ 852, और ये ट्रेड में आप 775 का स्टॉप लॉस बना के चले। जो दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है वो बैंकिंग से आईसीआईसीआई बैंक है, जो कल मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसने एक क्लोजिंग दी है। वो एक छोटा सा एक कंजेशन जोन को उसने क्लियर करा है कल। अगर आप देखें तो गैप अप ओपनिंग था, एक जो काफी टाइम से रेंज चल रहा था उसको उसने क्लियर किया है। तो हल्के से अगर डिप मिल जाए आपको 980 और 985, वहां पे आप इसमें बाइंग में पार्टिसिपेट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1010 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 962। इनफैक्ट आपको ये आपको बहुत हैरानी होगी, जैसे हमने आपको सुबह बताया था कि बाजार दो हिस्से में बंट चुका है। एक स्मॉल कैप मिड कैप में दूसरी कहानी है जिस पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप आज, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लार्ज कैप से फोकस नहीं करेंगे। इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत मजबूत नाम थे कल। अगर आप इंट्राडे बैंकिंग गेनर्स की लिस्ट देखेंगे तो आपको उसमें आईसीआईसीआई नजर आएगा, जहां पे बख्शी साहब, ये देखिए एक्सिस बैंक फ्लैट बंद हुआ है हरे निशान में। तो ये पूरा मार्केट वाइड पैनिक नहीं है, ये बात आप समझ लें। एक हिस्सा मार्केट का जो नियर टर्म में बहुत ज़्यादा चल गया था उसमें से फ्रॉथ निकल रही है। जैसे दूध आप सुबह जो उबालते हैं अपने किचन में, तो अगर तेज़ आंच पे आप ढेर सारा दूध ज़्यादा लंबी तरह छोड़ दें तो वो उबल के थोड़ा सा उफन जाता है, फिर आंच कम कर दीजिए वापस नीचे आ जाता है। तो जैसे ही आंच कम होगी एक्सुबरिज्म की, यूफोरिया की, तो ये नीचे सेटल हो जाएगा। परेशानी वाली एकदम बात नहीं है। और बाय कॉल्स हमारे पैनलिस्ट ऑलरेडी देना शुरू कर दिए हैं मजबूत नामों में, ट्रिगर्स वाले नामों में। सुमित बाबू, आप बताइए आपके क्या ट्रेडिंग आइडियाज आज हैं? जी हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बिल्कुल जैसे कि भी आपने बात बोली, तो यहाँ पे उल्टा डिप्स में आप अपॉर्चुनिटी देखिए जो थोड़े बहुत क्वालिटी स्टॉक्स है। तो मेरा पोर्टफोलियो पिक्स पे ज्यादा ध्यान रहेगा रेदर देन ट्रेडिंग। तो यहाँ पे मेरे दो पिक्स रहेंगे। पहला कॉल जो रहेगा वो रहेगा वर्लपूल पे। वर्लपूल आप बोल सकते हैं कि एक फॉलोअप कॉल है। पिछले महीने हमने सजेस्ट किया हुआ था एट द लेवल्स ऑफ 1540, करंट मार्केट प्राइस है 1690 के करीबन। तो स्टॉक अभी भी गेन में है और कल के सेशन में भी डाउन साइड से काफी अच्छी मूवमेंट आई थी 1640 से लेकर 1690 तक। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी ये कैंडिडेट है अपसाइड के लिए। तो ट्राई टू एक्यूमुलेट फ्रेश। आप स्टॉप लॉस इससे मेंटेन कीजिए 1500 का। अपसाइड में टारगेट 1817, 2000 एंड 2190 के करीबन आपका ये स्टॉक जा सकता है। तो अच्छा मोमेंटम है। दूसरा रहेगा वीबीएल वरुण बेवरेजेस। सेम आप देखिए 4 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है लेकिन गिरावट नहीं है। तो यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन का हमारा सजेशन रहेगा। 858 के स्टॉप लॉस से आप बाय कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 994 एंड 1065। ठीक है, तो दो शेयर वर्लपूल 1817, 2002, 2187, ये 3 टारगेट वर्लपूल के लिए। और वरुण बेवरेजेस, अब तो बड़े रसूख के साथ नाम लिया था वरुण बेवरेजेस का। 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का मार्केट कैप इसका है। इसमें 994 और 1065 के टारगेट हैं सुमित की तरफ से। अब संतोष के पास चलेंगे। संतोष जी, आपके पास कौन से शेयर हैं? क्या आप दिग्गजों की तरफ जा रहे हैं या फिर स्मॉल कैप मिड कैप में कहीं आपको स्ट्रेंथ दिख रही है? क्या सलाह होगी आपकी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरा बाय और सेल का कॉम्बिनेशन है। यस डेफिनेटली अब जो फोकस है बाइंग साइड में लार्ज कैप पर जा रहा है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और वैसे मेरा फोकस पहले आईटी स्टॉक्स पर था, बट ओवर द नाइट ओएफएस के शेयर में गिरावट देखने को मिली, तो आज मैंने फिर बैंक को लिया, एचडीएफसी बैंक। मुझे लगता है वहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और कल इन्फ्लेशन के नंबर के बाद शायद आज प्राइवेट बैंक्स में एक पुल बैक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। कल भी इन्होंने आउट परफॉर्म किया था। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब ये तेजी दिखा रहा है, एक चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है और कल अच्छी क्लोजिंग दी थी, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 1664 का टारगेट रहेगा, 1622 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक सेल साइड स्टॉक भी है मेरा बीपीसीएल। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक ने पीएसयू स्टॉक्स की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सारी ओएमसीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब एक स्मॉल बाउंस बैक के बाद फिर से ये गिरावट दिखा रहा है। कल अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी बंद हुआ है और हम क्रूड के प्राइसेस को भी देखें तो $92 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सेल करना चाहिए। आपका टारगेट रहेगा 338 का, स्टॉप लॉस रहेगा 354 का।
HDFC बैंक आप लॉन्ग करने की बात कह रहे हैं और BPCL आप कह रहे हैं शॉर्ट है, क्रूड का इम्पैक्ट आएगा तो इसको बेचा जा सकता है। पहला शॉर्ट मिला अब तक का BPCL। आगे बढ़ते हैं, कुणाल जी से पता करते हैं उनके शेयर्स। कुणाल जी आप बताइए अपने शेयर्स कौन से आपके। वेल डिम्पी जी, जैसे बाकी के दो पैनलिस्ट ने कहा है कि लार्ज कैप मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बेस पे, तो मैं भी लार्ज कैप पे ही मेरी पसंदगी है अभी, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में ऐसे बैठने का अभी कोई चांसेस नहीं है। एक बार सेटल हो जाए उसके बाद हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल लार्ज कैप पे मेरा अगेन फोकस है। सबसे बढ़िया पहला स्टॉक है ITC है, इसके डेली चार्ट को देखना चाहिए। एक अच्छी खासी गिरावट आई थी, गिरावट के बाद स्टॉक एक अच्छे खासे लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। 451 440 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करेंगे। बाउंस बैक पहले भी सेम लेवल का लिया था, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि सेम लेवल का बाउंस बैक लें। 451 के अराउंड है, 440 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करेंगे। टारगेट की बात करें तो 469 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। एंड दूसरा स्टॉक फार्मा से ही है, ल्यूपिन है। कल के दिन में देखने जाए तो अच्छी खासी मोमेंटम हमें ल्यूपिन में देखने को मिली। नो डाउट ऊपरी लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला है, लेकिन अगर मैं देखने जाऊँ तो वहां पे ब्रेकआउट भी है। एंड इस लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह बनेगी, लेकिन बाय करिए। लोअर लेवल पर हम 1100 का एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 1170 हमारा पहला टारगेट होगा, और जैसे ही ब्रेक होता है 1215 का दूसरा टारगेट भी हमें ल्यूपिन दिखा सकता है। तो ITC और ल्यूपिन दोनों स्टॉक पे यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। ठीक है, तो दो शेयर ये कुणाल की तरफ से, और दोनों शेयर खास इसलिए भी हैं क्योंकि कल हमने देखा था कि जो केमिकल बाजार को सपोर्ट दे रहे थे, फार्मा का, FMCG का, और ये ITC ल्यूपिन कल के चले हुए शेयर हैं। स्ट्रेंथ वहां पर दिख रही है और उस स्ट्रेंथ के साथ आज भी दांव लगा रहे हैं कुणाल। लेकिन एक बार संतोष की कॉल भी आपको हम रिवाइज कर देते हैं। HDFC बैंक को खरीदने की सलाह है, स्टॉप लॉस 1622 रुपये और टारगेट है 1664 का, और BPCL को बेचने की सलाह है। हमने देखा था कि कल टॉप लूजर्स में शामिल था BPCL, और थोड़ी सी चिंताएं और बढ़ रही हैं क्योंकि क्रूड के भाव निकल गए हैं $92 के ऊपर, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर और बन सकता है, और उस प्रेशर को भुनाने के लिए बिकवाली की सलाह है संतोष की तरफ से। लेकिन आज कौन से शेयर ऐसे हैं जो खबरों के चलते फोकस में रहेंगे, बताने के लिए शरद हमारे साथ हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, फोकस जो रहेगा सबसे पहले बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे रहेगा, और आप याद रखिए आज आखिरी दिन है जहां पे आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है बजाज इलेक्ट्रिकल्स की जो पावर और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उसको जो है आप कह सकते हैं स्पिन ऑफ होने वाले, डिमर्ज होने वाले कंपनी से, और बाद में जो है ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। दूसरा स्टॉक रहेगा कॉनकॉर्ड बायोटेक, जहाँ पे लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। लगभग 3% इक्विटी जो है बाजार में फ्लो देखने मिलेंगी। L&T फाइनेंस की कल जो थी बैन कैपिटल ने ऑफकोर्स सेलिंग की थी, ब्लॉक डील्स में दिखा था, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन आई है डोमेस्टिक फंड से देखने मिली, जैसे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ इंश्योरेंस और बजाज अलायंस। वारी रिन्यूएबल टेक के बारे में बात करें तो इनको एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर आया, EPC ऑर्डर देखने मिला है, जहाँ पे वो एक सोलर पावर प्रोजेक्ट करेंगे जिसका टोटल वॉटेज है लगभग 53 मेगावाट्स का रहने वाला है। राइट्स ने भी MOU साइन किया है। अब ये जो है CFM एंगोला के साथ किया। एंगोला एक कंट्री है अफ्रीका में, यहाँ पे रेलवेज और इंफ्रा को लेके जो है फोकस में रहेगा। KC इंटरनेशनल को भी 1000 करोड़ से ऊपर के जो है ओवरऑल ऑर्डर्स अलग अलग सेगमेंट्स में देखने मिले हैं। और गॉडफ्री फिलिप्स में भी जो है PTI रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शेयर होल्डर्स ने जो है रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल, जहाँ पे वो अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको जो वो बेच सकते हैं। उनकी होल्डिंग कंपनी जो होल्डिंग कंपनी की आम को, जिसका नाम है फिलिप मॉरिस प्रोडक्ट्स, और कैनफिन होम्स का इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट मीट हुआ था, जहाँ पे कंपनी ने जो है बयान किया है कि कोई मेजर इश्यूज नहीं देखने मिले हैं कंपनी को उनके अलग अलग ब्रांचेस में, जहाँ पे डिटेल रिव्यू हुआ है। और कैनफिन ने जो है अपने इंटरनल कंट्रोल्स को भी जो है स्ट्रेंथ किया है। हालांकि अगर आगे जाते हुए बिजनेस स्पेसिफिक बात करें तो हाउसिंग लोन की जो डिमांड है उन्होंने कहा है कि स्टडी है, और एसेट क्वालिटी में भी जो है स्टेडीनेस देखने मिला है। एक खबरों वाले शेयर्स थे। अब जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी पता कर लेते हैं। वमाक्षी हमारे साथ जुड़ी हैं बताने के लिए आज की रिपोर्ट्स। वमाक्षी गुड मॉर्निंग, बताएं आज की रिपोर्ट्स। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम ऑटो शेयर्स के साथ। नोम्यूरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। लार्जली ये हाईलाइट कर रहे हैं कि डीजल टैक्स अभी लागू नहीं है, मगर पुश ज़रूर है क्लीनर फ्यूल्स की तरफ। अगर ये एडिशनल 10% टैक्स लागू ज़रूर होता है तो करीब 7% इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड है एंड कंज्यूमर प्राइसेस बड़े डीजल SUVs के लिए। उनका कहना है कि इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री सेल्स पर हो सकता है। OEM वाइज M&M पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है क्योंकि इनका सबसे हाईएस्ट डीजल मिक्स है अमंग PVs। इसके अलावा
M&M पर अगर हम देखें, HSBC की तरफ से पर्टिकुलरली एक रिपोर्ट आई है, ये हाईलाइट कर रहा है कि ग्रोथ ज़रूर मॉडरेट होती हुई नजर आ रही है, मगर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। ट्रैक्टर बिजनेस का जो प्रदर्शन रहा है ये पॉजिटिव फ्रंट पर रहा है और अंडरलाइंग मॉनसून ट्रेंड्स हालांकि एनकरेजिंग नहीं नजर आ रहे हैं। ओवरऑल FY25 के ट्रैक्टर ग्रोथ पर इन्हें थोड़े डाउनसाइड रिस्क नजर आ रहे हैं, मगर SUV बिजनेस में ट्रैक्शन अभी भी जारी है, ऐसा ये हाईलाइट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल HSBC ने M&M पर अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1,800 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा हम फोकस करेंगे डॉक्टर रेड्डीज पर। मैक्वायरी का कहना है कि बायोजेन बिलीव करते हैं कि उनका जो बायोसिमिलर बिजनेस है वो बेटर हैंड्स में रहेगा कंपनी के बाहर। काफ़ी सारी पार्टीज़ ने अपना इंटरेस्ट जताया है ये एसेट के लिए। ओवरऑल उनका कहना है कि सैमसंग एक आइडियल सूटर तो ज़रूर रह सकता है, मगर इंडिया से डॉक्टर रेड्डीज भी एक ये एसेट में इंटरेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि ये एसेट को अक्वायर अगर वो करते हैं तो उन्हें काफ़ी एक अच्छा हेड स्टार्ट मिल सकता है और फ्रंट एंड प्रेजेंस भी इनकी काफ़ी मजबूत हो सकती है। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते मैक्वायरी ने डॉक्टर रेड्डीज पर अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। आखिर में हम फोकस करेंगे टाटा केमिकल्स पर। HSBC की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, लार्जली हाईलाइट कर रहा है कि सोडा ऐश प्राइसेस चाइना में काफ़ी शार्पली इंक्रीज हो चुके हैं, मगर ये जो है ये टेम्परेरी है और आगे चलते ये नॉर्मलाइज होने की उम्मीद की जा रही है। टाटा केमिकल ने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी की है इंडिया, US और केन्या में, और ये जो अगले कुछ सालों में आएंगी कैपेसिटी, इसके चलते ग्रोथ को सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, मगर जो चाइना की कैपेसिटीज़ है ये अभी भी सप्लाई साइड पर एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर नज़र आ रहा है। तो ऑल इन ऑल HSBC ने टाटा केमिकल पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा, टारगेट प्राइस दिया 1,100 रुपये प्रति शेयर का। ढेर सारे स्टॉक आइडियाज, स्टॉक्स एंड न्यूज़ और ब्रोकरेज कॉल्स के बाद आगे चलते हैं और हम इनवाइट करते हैं फंडामेंटल एनालिस्ट, वैल्यू इन्वेस्टर अभिषेक बासु मलिक, जो हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं अभिषेक, बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज शो पे मिलके, क्योंकि अभिषेक एकदम चकाचौंध वाली और ढेर सारी नॉइज़ वाली मुंबई की जो मार्केट की दुनिया है उससे दूर कलकत्ता में बैठ के क्वालिटी इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं। चुनिंदा 20-25 स्टॉक का उनका पोर्टफोलियो है और रिसर्च करते रहते हैं दिन भर, कहाँ पे अच्छी प्रोबेबिलिटी बन रही है, बढ़िया मिड कैप स्मॉल कैप में खास रुचि है इनकी। और आज के दिन जान के अच्छा ये भी लगेगा अभिषेक आपकी व्यू, क्योंकि एक तरफ तो भगदड़ मच रही है मिड कैप स्मॉल कैप में, अच्छे क्वालिटी के नेम भी घटेंगे, बुरी क्वालिटी के नेम भी घटेंगे। बुरी वालों से मुझे इतनी सांत्वना नहीं है, क्योंकि जो प्लेयर्स लो क्वालिटी में एक्टिव थे उन्हें मालूम था पहले टाइम से वो क्या कर रहे हैं। 5 रुपए की चीज़ 20 हो गई, 20 की आधी हो गई, दे न्यू इट। लेकिन क्वालिटी नेम भी जो चले हैं अर्निंग्स के बैक पे, वो भी नीचे आएंगे। ये स्मॉल कैप मिड कैप में क्यों इस समय पैनिक नहीं करना चाहिए और रैशनली ध्यान से अप्रोच करना चाहिए? गुड मॉर्निंग अजय, आपने एकदम सही कहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमको कोई भी स्टॉक या बिजनेस को उनकी मार्केट कैप से जज नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर प्रोमोटर है या जो मैनेजमेंट है वो ये देख के अपना धंधा नहीं करता कि मेरा मार्केट कैप 3,000 करोड़ है या 30,000 करोड़ है। उनको अपनी रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन, ये सबसे मतलब होता है। तो अगर एज एन इन्वेस्टर हम लोग भी वैसे नहीं सोचेंगे तो हम लंबे अवधि के लिए स्टॉक को होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। और मुझे अजीब ये लगता है कि मार्केट जब हर दिन ऊपर जा रहा था तब लोगों में कोई परेशानी नहीं थी, सब खुश थे। एक दिन गिरावट आया है तो लोग बहुत परेशान हो गए, उन लोगों को लग रहा है लॉस हुआ है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो करेक्शन हुआ है, ये करेक्शन काफी लंबा एक रैली के बाद हुआ है। अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप स्पेशली देखें तो ये लगातार हर दिन बढ़ रहा था, काफी शायद रफली 1 महीने के लिए। तो एक तो पुल बैक उसका नॉर्मल मीन रिवर्शन वे में होगा ही, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ सोचने का, डरने का जरूरत है। ठीक है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइए कौन से 1-2 अच्छे एरियाज हैं जहां पे आपको रुचि होगी, क्योंकि अगर 40% रैली हो गई, वहां से 1/3 15% दे देता है वापस बाजार, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स फॉर एग्जांपल। कौन से ऐसे एरिया जो 20-25% घटेंगे तो आप उनमें विनर्स की तलाश करना शुरू करेंगे? देखिए, पिछली बार भी हमने जब बात की थी तो मैंने कुछ सेक्टर्स का बात किया था जो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 1-2 साल के लिए अच्छा रह सकता है। एक तो उसमें फार्मा है,
केमिकल्स मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने लगेगा। आईटी शायद अगेन 1-2 क्वार्टर में इंप्रूव करने लगेगा, शायद उसका भी बॉटम करीब बन चुका है या बनने के प्रोसेस में है। बॉटम एज इन नॉट प्राइस बॉटम, बट बिजनेस का जो बिजनेस साइकिल का जो बॉटम है वो बन चुका है। तो ये इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, ये सब में मुझे अभी भी लगता है कि काफी स्पेस है, काफी जगह है, क्योंकि कंपनीज काफी स्ट्रांग है। और जो फंडामेंटल कारण है ये रैली का, जो कारण था, केपेक्स हो रहा है गवर्नमेंट के साइड से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएलआई स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए केपेक्स हो रहा है, तो ये सब कंटिन्यू होंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन का कुछ स्टॉक प्राइस करेक्शन से जो बिजनेसेस थे वो कुछ कुछ बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक रिपोर्ट आई है एमएनएम को लेकर एचएसबीसी की। कल हमने देखा था कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति थी डीजल गाड़ियों को डिस्करेज करने को लेकर, जो बयान आए थे नितिन गडकरी की तरफ से। हालांकि बाद में सफाई भी आ गई कि नहीं ऐसी कोई मंशा नहीं है अतिरिक्त टैक्स लगाने की। और आज ये रिपोर्ट है एमएनएम पर एचएसबीसी की। टारगेट को उन्होंने 1700 से बढ़ाकर 1800 कर दिया है और जो खरीदारी की राय है उसको बरकरार रखा। कहा है कि ट्रैक्टर बिजनेस अच्छा कर रहा है, एसयूवी कारोबार को लेकर अच्छा ट्रैक्शन है, थोड़ी सी ग्रोथ हो सुस्त जरूर पड़ेगी लेकिन ऐसी कोई बड़ी चिंताएं हैं नहीं। संतोष, चार्ट्स क्या कह रहे हैं एमएनएम के? कल हमने देखा था कि इंट्राडे में जहां पर ये शेयर गिरा 1513 से रिकवर करके फिर से 1557 पर आ गया था। आज किस तरह की चाल देख रहे हैं आप इसमें? एमएनएम के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है। कल जो गिरावट आई थी उस गिरावट में उसने जो लो लगाया, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे लो लगाया और क्लोजिंग अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर दी। तो मेरे हिसाब से कल का लो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो करीबन 1520 के आसपास का है। तो वो अगर होल्ड करने में कामयाब रहा तो मुझे लगता है कि इसमें आउटलुक पॉजिटिव बना रहेगा। ऊपर में 1600 का एक बैरियर है जो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी आप देखो तो हाईएस्ट कॉल राइटर का जोन है। जिस दिन ये 1600 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा तो एक शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने को मिलेगी, फिर स्टॉक में 1640 1660 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो एज ए ट्रेडर आपके लिए 1520 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ऊपर में 1600 निकलता है तो और पोजीशन को ऐड किया जा सकता है कि 1600 से ऊपर निकले तो तेजी की पोजीशन आप बढ़ा सकते हैं एमएनएम के शेयर में। कल हमने देखा था कि कैपिटल गुड्स वाला जो सेगमेंट है वहां पर भी हमने काफी बिकवाली होती हुई देखी। बीएचईएल टूटा, केसी इंटरनेशनल में हमने कल थोड़ा सा प्रेशर देखा। हालांकि हजार करोड़ के ऑर्डर इनको लगातार मिल रहे हैं। कल भी खबरें आई हैं कि अलग अलग बिजनेसेस के लिए इनको 1012 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। सुमित, केसी इंटरनेशनल हालांकि अगर हम बाकी कंपनियों के मुकाबले अगर तुलना करें तो बहुत ज्यादा नहीं चला है। अभी आपको कैसा लग रहा है शेयर ये? केसी इंटरनेशनल में आप देखिए यहाँ पे कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है जो है करीबन 680 से 685 685 की लेवल्स पे, और कंटिन्यू यहीं से ही रिजेक्शन मिल रहा है। और कल का जो लो है 635 वो अपने एक 50 डे मूविंग एवरेज से ही रिवर्सल मिला है। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए आप वेट कीजिए टिल द लेवल्स ऑफ 685 इज नॉट गेटिंग ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो फिर ही मैं फ्रेश एंट्री दूंगा। और जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं 635 लेवल्स के लिए। ठीक है, तो ये केसी इंटरनेशनल पे आपके रिकमेंडेशन है। क्या फार्मास्यूटिकल्स में कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज कोई ट्रेड बनता है? एक काम करते हैं, हमने अभी अक्षय से पता किया था उसमें एक फार्मास्यूटिकल्स था। कुणाल, आपकी लिस्ट में भी ल्यूपिन है। संतोष, एक आप कोई फार्मास्यूटिकल्स का शेयर दे सकते हैं आज के लिए? रेड्डी आपने आज डिम्पी हाईलाइट किया था, डॉक्टर रेड्डी का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। एक करेक्शन के बाद 50 दिन के मूविंग एवरेज पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन काइंड बना रहा है। इसको क्रॉस करना पड़ेगा 5750 का लेवल जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है। उसके ऊपर निकलने के बाद ये स्टॉक मोमेंटम पकड़ सकता है और फिर से यार 6000 के लेवल की ओर बढ़ सकता है। आज जो विमाक्षी हैं उन्होंने एक रिपोर्ट साझा की है न्यूमेरा की, जो कि ऑटोस पे है। वो 10% डीजल वाली जो कल बात छिड़ी थी उसके बाद क्या एमएडएम को ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ? आज तो बाकायदा एचएसबीसी की रिपोर्ट है, उन्होंने टारगेट 1700 से 1800 कर दिया। एक काम करेंगे सुमित, आप जरा चेक करके बताएंगे एमएडएम को कल ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ? और ये जो रिपोर्ट ने बताया एचएसबीसी ने कि हम तो टारगेट बाकायदा 1800 कर रहे हैं बढ़ाकर। जी बिल्कुल, आपने जो बात बोली बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए काफी अच्छा एमएनएम में बाउंस बैक आया हुआ है और अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो काफी अच्छा है।
बिल्कुल आप वेट कीजिए 1590 ये लेवल जैसे ही क्रॉस होगा, टेक्निकली मेरा भी टारगेट जो बना हुआ है वो पहला टारगेट है 1705 का। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है आप बने रहिए, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह 1510 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। एमएनएम पर ये व्यू सुमित का, तो दो एक्सपर्ट्स हमने चेक कर लिया कि आखिर एमएनएम में आपकी रणनीति यहां से क्या होनी चाहिए का, जिसका कि साल भर इंतजार होता है एप्पल के फैन बॉय का, और कल वो दिन था एप्पल ने आईफोन 15 को लॉन्च कर दिया है। साथ ही वॉच सीरीज 9 और वॉच अल्ट्रा 2 भी पेश की है। पूरी डिटेल्स क्या है, इस बार क्या खास है, क्योंकि हमेशा एप्पल जाना जाता है कोई ना कोई एक चीज ऐसी अनोखा करता है जिस पर लोगों की नजर रहती है। सुमिता हमारे साथ, हमारी सहयोगी। सुमिता बताइए। एप्पल ने कल रात अपना एप्पल इवेंट, जो फ्लैगशिप इवेंट ये करता है हर साल जहां पे नए आईफोन्स एक्सेट्रा लॉन्च होता है, वो कल रात को कंक्लूड किया। सीईओ टिम कुक आए थे और सबसे बड़ा जो एक अनाउंसमेंट आया वहां पे वो ये था कि एप्पल अब यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, जिसको एक यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट माना जाता है, उस पे शिफ्ट करेगा अपने लाइटिंग पोर्ट से, और ये अवेलेबल करवाएगा पहले अपने एयरपॉड्स के लिए और फोन्स के लिए, और बाकी धीरे धीरे बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी। जो लाइनअप है वो काफी सिमिलर था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, इन टर्म्स ऑफ कि कितने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे और क्या क्या वेरिएंट्स थे, और इनमें क्या क्या हाइलाइट्स थे, ये आपको हम लोग एक बार बता देते हैं। तो दो बेस मॉडल्स थे, एप्पल आईफोन एंड आईफोन प्लस, आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस। ये जो दो फोन्स हैं ये लास्ट ईयर के जो प्रो मॉडल थे उनके सबसे बड़े फीचर्स के साथ आते हैं, जैसे डायनामिक आइलैंड, जो एक पिल शेप्ड कटआउट है जिसके ऊपर आपके फोन में सारी इंफॉर्मेशन आती है, सारी एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन आती है। दूसरी चीज ये है कि इसमें लास्ट ईयर का A16 चिपसेट है, और इसमें एक बेहतरीन कैमरा भी है, बेटर कैमरा है। जो दो बेस मॉडल, ये हो गए बेस मॉडल्स। अब बात करते हैं प्रो मॉडल्स की। जो प्रो मॉडल्स है उन्होंने डिच किया है स्टेनलेस स्टील को एक न्यू टाइटेनियम फ्रेम के लिए एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स में, और इसमें होगा फास्टर A17 सिलिकॉन प्रोसेसर, जो एप्पल कहता है कि ये सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है फोन्स, किसी भी फोन में आज तक का। और इसमें स्पेशल रेडियो फीचर भी होगा जो इंटीग्रेट होगा एप्पल के विजन प्रो डिवाइस के साथ, और इसमें कुछ कैमरा अपग्रेड्स भी हैं, बेटर फोटोग्राफिक कैपेबिलिटीज हैं। बिल्कुल, बेटर फोटोग्राफिक कैपेबिलिटीज और ढेर सारे अपग्रेड्स के साथ नया आईफोन, और वो भी भारत में बना हुआ, आने वाला है। आगे चलते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। आईफोन तो आप खरीदते रहेंगे, पहले पैसा बना लीजिए बाजार में, उसके बाद नया आईफोन लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीमियम आइटम है, ये जो है सस्ता नहीं मिलता है। हाँ सुमित बाबू, मैंने सुना है अहमदाबाद में तो बहुत शौकीन है लोग फ़ोन के, नया आईफोन आया नहीं कि पहुंच गए शोरूम पर, भैया मेरी बुकिंग कर लो पहले। ऐसा होता है कि नहीं? अजय जी, एप्पल का तो हर जगह पे क्रेज है, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम। अरे हम एंड्रॉइड में ही खुश है। क्या बात है, क्या ये सब वैल्यू इन्वेस्टर, वैल्यू बायर है हमारे पैनल पे आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक स्टॉक जिसमें बाजार की बड़ी रुचि है इस समय सपोर्ट देने की, एटलीस्ट लार्ज कैप इंडेक्स को, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुत ज़्यादा ढीले ढीले मूव्स दे रहा है पिछले कुछ दिनों में। इनफैक्ट जितना चला था उतना तो कल स्केल बैक भी कर गया, 1.5% नीचे बंद हुआ डेज लो पे। क्या ये इंटरेस्टिंग जोन पे आ रहा है अक्षय? रिलायंस इंडस्ट्रीज 2440 से बंद हुआ। जी अजय जी, अगर रिलायंस की बात करूं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में देखें तो 2400 की जो स्ट्राइक है पुट्स में, वहां पे काफी सारी राइटिंग की पोजीशंस है। इनका मानना है कि राइटर्स का मानना है कि 2400 होल्ड कर जाएगा फॉर शॉर्ट टर्म या अगले 8-10 ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो जैसे ये सपोर्ट के नजदीक है, आप एक बार ट्रेडिंग वाले बाय पोजीशंस बना सकते हैं। हालांकि कल एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न था टेक्निकल चार्ट्स पे, तो उसका थोड़ा मतलब निकलता है कि और थोड़ा सा एक 10-15 रुपए यहाँ से टूट सकता है रिलायंस। पर मैं कहता हूं अगर 2410-15 के लेवल मिले तो बाय करके चले विद स्टॉप लॉस बिलो 2390। एक रिकवरी वापस मिल सकती है आपको रिलायंस में, जहां पे आपको रिसेंट स्विंग हाई जो 2480 है वहां तक रिलायंस दिख सकता है। ब्रॉडर व्यू रहेगा 2400 और 2500 के बीच में रहेगा फॉर द सितंबर सीरीज इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये तो हो गया रिलायंस पे कॉल। मैं एसबीआई भी डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शानदार नतीजे रहे हैं पिछले कई क्वार्टर्स में, लेकिन स्टॉक 630 के आसपास टॉप आउट होके स्केल बैक हो गया। ये देखिए 620 के आसपास, उसके बाद नीचे आया, धीरे धीरे बॉटम बना रहा है। क्या इसमें एक ट्रेड बन सकता है? संतोष आप बताइए, इसमें इस भाव से
एंट्री लेनी चाहिए? जी अजय जी, टेक्निकली देखा जाए तो एसबीआई का चार्ट काफी अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, स्टॉक चला नहीं है और अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मार्केट में कोई मेजर करेक्शन नहीं आता तो एसबीआई यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। नीचे 580 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 600 का लेवल निकालता है तो फिर जो अगला टारगेट रहेगा जो 620 का, जहाँ ये पिछली बार भी अटका था, वहां तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। कैनफिन होम्स की मैनेजमेंट की कुछ एक कमेंट्री आई है, उसके पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, एक बार ज़रा चेक कर लीजिए क्योंकि इस शेयर ने ना गिरावट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, हालांकि ब्रेकआउट भी इसका एक बड़ा ब्रेकआउट तो ड्यू है। एक बार ज़रा चेक करके बताएंगे कैनफिन होम्स। संतोष आप ही। जी डिम्पी, कैनफिन होम की बात करें तो इसने ना ही मिड कैप रैली में पार्टिसिपेट किया, ना ही करेक्शन में अभी पार्टिसिपेट कर रहा है। जब से इसमें वो जो केस हुआ था उसके बाद से स्टॉक साइडवेज जोन में चले गया है। तो हालांकि अभी 100 डे मूविंग एवरेज 720 के आसपास है, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप जब तक वो होल्ड है उसके स्टॉप लॉस से बने रह सकते हो। ऊपर में 800 का लेवल निकालेगा तो हमको एक शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 860 880। एक कंपनी है सुमित जी, वो है वारे रिन्यूएबल्स के नाम से, ये रूफटॉप वगैरह के अंदर भी है, मतलब सोलर पैनल के अंदर है, रिन्यूएबल बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है। मैं स्पेल कर देता हूँ, WAREE के नाम से आपको मिलेगी। एक बार ज़रा इसको चेक कीजिए, इसके अंदर एक खबर भी है, इन्होंने एक करार किया। और दूसरा ये शेयर कितना चल सकता है, 1234-35 रुपये का होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, सॉरी बीएससी का है, ऐसे दोनों पे मिलेगा। आप इसकी, मैं इसलिए कह रहा हूँ स्पेलिंग देख लीजिएगा, सॉरी बिल्कुल 1234 वाला है। ये जल्दी मिलता नहीं है, 4-5 बार डालना पड़ता है। नहीं, वारे टेक्नोलॉजीज और वारे रिन्यूअल दो कंपनी है इनकी। देखिए चार्ट का आप देखेंगे तो पिछली बार जो इसका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था वो था करीबन 1170 का, लेकिन स्टॉक ने अपना जो एक प्रॉफिट बुकिंग जोन था वहीं पे ही सपोर्ट लिया आफ्टर द प्रॉफिट बुकिंग। तो 1150 रुपए का स्टॉप लॉस आप एक यहाँ पे मेंटेन कीजिए, लेकिन मुझे अभी भी फ्रेश ब्रेकआउट जैसा कोई स्टॉक में यहाँ पे नहीं दिख रहा, सो आई विल जस्ट अवॉइड फॉर द फ्रेश एंट्री हियर। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप यहाँ पे 1150 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए प्लीज। ठीक है, 1150 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के शेयर में। कल हमने देखा था कि अडानी ग्रुप के जो शेयर थे वो भी कहीं ना कहीं फॉल का शिकार हुए, और एक दिन पहले जो भी तेजी इन्होंने की थी प्रमोटर के स्टेक बढ़ने की खबर के चलते कल गंवाते हुए दिखे। अडानी पोर्ट्स 2.5% नीचे, अडानी अगर हम एंटरप्राइजेस की बात करें तो 3% नीचे शेयर फिसला। ये संतोष, अडानी पोर्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि ये शेयर ठीक ठाक चला हुआ है और अपने जो जनवरी फरवरी के लेवल्स थे वहां से तो डबल से ज्यादा हो गया है। अडानी पोर्ट में क्या सलाह देंगे आप, क्या करना चाहिए? क्या थोड़ा सा नीचे और आए तो एंट्री का मौका तलाशना चाहिए? अभिषेक, अडानी पोर्ट्स का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, हालांकि एक चैनल फॉर्मेशन में चल रहा है। चैनल फॉर्मेशन में अपर ट्रेंड लाइन के आसपास ये रेजिस्टेंस लिया है अराउंड 900। यहाँ से एक डिप मिल सकता है, लेकिन कोई डिप मिलता है आपको 820 से 800 के जोन में तो फिर से एंट्री के लिए एक अच्छा मौका होगा। आप नीचे मिलता है 820 के आसपास तो आप एंट्री लीजिए। आपको 780 का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि अगर वहां से बाउंस बैक करेगा तो स्टॉक में फिर से शायद हमको 920 940 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो अभी अवॉइड करें, लेकिन कोई डिप मिलता है तो खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। ठीक है, खरीदारी के मौके खोजने चाहिए अडानी पोर्ट्स में। रेलवे शेयर भी कल टूटे क्योंकि ये भी बहुत रफ्तार से चले थे, हालांकि ऑर्डर्स वगैरह उनको लगातार मिल रहे हैं। राइट्स को लेकर खबर आई है कि इन्होंने अंगोला सरकार के साथ रेलवे और इंफ्रा के लिए एक करार किया है। हालांकि राइट्स में भी कल हमने प्रेशर देखा, लेकिन राइट्स और RVNL ये दो कंपनियां हैं जो देश के अलावा बाहर भी अपने जो स्किल हैं उनको भुना सकती हैं। इस पर जरा अभिषेक आपसे व्यू चाहेंगे। कल हमने तेज गिरावट रेलवे शेयरों में देखी है, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए चले बहुत है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अजय बात कर रहे थे कि दूध बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था और अब वो उफान आना बाकी बिल्कुल स्वाभाविक था। क्या सलाह होगी आपके राइट्स के शेयर में? जी मेरे ख्याल से राइट्स जो है वो लास्ट 4-5 साल में उतना परफॉर्म नहीं किया है। लास्ट शायद 2-3 महीने में थोड़ा सा बढ़ा है। सो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि राइट्स बहुत ज्यादा भागा है। ओवरऑल बिजनेस अच्छा है।
कंसल्टिंग बिजनेस है, तो बहुत ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं लगता है इसमें। तो ओवरऑल इंटरेस्टिंग बिजनेस है। इंडिया में भी जितना ग्रोथ हो रहा है रेलवेज का, उसमें काफी इनपुट्स रहता है राइट्स का, और ग्लोबली भी धीरे धीरे अफ्रीका में या अलग देशों में अभी ये अपना फुटप्रिंट बढ़ा रही है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए राइट्स एक अच्छी कंपनी है। ठीक है, निवेश के लिए ठीक ठाक कंपनी है। और अब आपके लिए लेकर आएंगे कि लंबी अवधि में आपको और कहां पर निवेश के मौके बन रहे हैं। मुनाफे का फंडा लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं ICICIdirect.com की पंकज पांडे। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका कन्विक्शन कहां पर है, क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं आप? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। इसी देखिए, पहला जो स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 335 का है। तो देखिए, ऑटो सेल्स काफी अच्छे हैं, चाहे वो आप क्रॉस टू व्हीलर देखें या फोर व्हीलर देखें या CV सेल्स देखें। यूजुअली क्या होता है कि 3-1 साल के बाद में रिप्लेसमेंट डिमांड भी काफी अच्छी आती है। तो एक हमें लगता है कि रिप्लेसमेंट डिमांड आगे जाके इस कंपनी को बेनिफिट करेगी। ये कंपनी काफी बड़ा प्लेयर है ऑन द लेड एसिड साइड, एंड क्योंकि OEM सेल्स भी हेल्दी रहने की उम्मीद है, तो ओवरऑल इसका जो एग्जिस्टिंग या ट्रेडिशनल बिजनेस है वो हमें लगता है कि ठीक ठाक करने वाला है। तो एक जो कंसर्न आपकी लेड एसिड कंपनीज या बैटरी कंपनीज में रही है कि आगे जाके अगर EVs ज्यादा बिकती हैं तो इस कंपनी का या इन कंपनी का क्या होगा। आई थिंक एक्साइड वहां पे काफी एग्रेसिव कैपेक्स कर रहा है, करीब 6,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है, जहां पे वो करीब 12 गीगावाट का कैपेसिटी लेके आना चाह रहे हैं। इनिशियली जो 2025 में हमें उम्मीद है कि 4,000 करोड़ का कैपेक्स होगा, पैन आउट होगा, एंड करीब 6 गीगावाट का कैपेसिटी वो लेके आएंगे। तो आई थिंक जो एक रिस्क है कि बिजनेस सडनली आउटडेटेड हो जाएगा, आई थिंक ये कंपनी उस हिसाब से थोड़ा फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेता हुआ दिखता है। एंड लिथियम आयन बैटरीज के काफी सारे और भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, तो इसका करीब 70% जो सेल्स है वो OEM से है या ऑटो से आता है, और बाकी 30% इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से आता है। तो आई थिंक ओवरऑल हमें लगता है कि इसका जो टर्नओवर ग्रोथ है, बॉटम लाइन ग्रोथ है, हालांकि वो सिंगल डिजिट में रहेगा बिकॉज 2025 तक आपको ये नंबर्स दिखेंगे नहीं, बट 2025 के बाद में इसके नंबर्स में हमें लगता है कि काफी बेटर उछाल आना चाहिए। हालांकि 2026 के नंबर हमने पेंसिल नहीं किए हैं, बट हमें लगता है कि आगे जाके इसके 2026 में एक आपको फर्कअप दिखेगा टॉप लाइन में एंड बॉटम लाइन में। दूसरा चीज ये कि बैलेंस शीट काफी हेल्दी है, इनके पास में करीब 5,700 करोड़ के HDFC लाइफ का स्टेक है, प्लस डेट फ्री है। तो केपेक्स जो कर रहे हैं उसके लिए, उसकी वजह से इनका बैलेंस शीट कुछ खराब होते हुए नहीं दिख रहा है। तो विच इज व्हाई वी फील दैट कि एक्साइड इंडस्ट्रीज करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा बैंकिंग स्पेस में, बैंकिंग इन जनरल स्पेशली PSU बैंक देखेंगे तो वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, बहुत बड़ा मूवमेंट आया नहीं है। तो हमें लगता है कि PSU बैंक विद इन दी ओवरऑल सेटअप रिलेटिवली अट्रैक्टिव लगता है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया करीब 117 के टारगेट से मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। नाउ PSU बैंक स्पेशली बैंक ऑफ इंडिया में देखेंगे तो इनका जो एडवांस बुक है करीब 5 लाख करोड़ के ऊपर है। एक जो इशू रहता था कि इनका जो कॉर्पोरेट फोकस था वो कहीं ना कहीं कंपनी या बैंक जो है वो आगे जाके रिटेल प्लस MSME सेगमेंट पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। और एक और जो चिंता होती थी कि NIMs वगैरह थोड़ा इम्पैक्ट हो जाएंगे क्योंकि MCLR की बुक इसकी 50% के ऊपर है, तो उसका जो रीप्राइसिंग होगा वो उसकी वजह से हमें लगता है कि NIMs इंटैक्ट होगा। एक और जो स्ट्रक्चरल इश्यूज PSU बैंक्स में रहा है वो हायर ग्रॉस NPA एसेट क्वालिटी का रहा है। तो इस कंपनी का भी अगर हिस्टोरिकली देखें तो करीब 14.5% के आसपास में ग्रॉस NPA था, जो कि कम होकर करीब आधा हो चुका है। एंड ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि इसका जो रिकवरी होगा ये फाइनेंशियल ईयर में इवन आगे अच्छा होगा, एंड क्रेडिट कॉस्ट कम रहने वाला है। सो इसका जो ROA है वो हमें लगता है कि आगे जाके इम्प्रूव होगा फ्रॉम 0.5 से 0.8। टिपिकली ROA और वैल्यूएशन लार्जली सिमिलर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, तो हमें लगता है कि ये अभी करीब 0.6 पे ट्रेड कर रहा है एडजस्टेड बुक बेसिस पे, और 0.8 पे ट्रेड कर सकता है। तो विच इज व्हाई आई फील दैट कि ये स्टॉक या ये बैंक अच्छा करना चाहिए विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 117। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इन सारे स्टॉक्स का आइडिया के लिए। इनफैक्ट एक और फंडामेंटल नज़रिए से एक स्पेस को एनालाइज करना ज़रूरी है,
और वो है वायर्स एंड केबल्स जो स्पेस है। अभिषेक, आपने देखा होगा कि वायर्स एंड केबल स्पेस में पॉलीकैब 1 साल का चार्ट लेके आई है, केईआई इंडस्ट्रीज एक साल का चार्ट लेके आई है, आप लेके आइए डायरेक्टर साहब यूनिवर्सल केबल्स 1 साल का चार्ट, और फिनोलेक्स, इन सब के 1 साल के अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा वायर्स एंड केबल स्पेस में कितना पैसा बना है। क्योंकि एक तरफ तो डोमेस्टिक मार्केट में भी उसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता बढ़ रही है, रियल एस्टेट में ग्रोथ, कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ, और इंस्टीट्यूशनल साइड में पावर पे इतना फोकस हो रहा है, तो आपको वायर्स एंड केबल्स में ज़बरदस्त रैली दिखाई दे रही है। अब क्या हो रहा है कि इसमें एक बड़ी दिग्गज कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। जी हाँ, आरआर काबल का आईपीओ आने वाला है। तो हमने वैल्यूएशंस जो है आरआर काबल के जो प्रपोज वैल्यूएशंस है आईपीओ के, उस पर नज़र डाली। कंपनी जो और अभी एग्जिस्टिंग कंपनियां लिस्टेड हैं जिसमें बाजार की बहुत ज़्यादा रुचि है और पैसा बनाया भी है, तो पॉलीकैब 43 टाइम, केईआई इंडस्ट्री भी करीब 36 टाइम, फिनोलेक्स 24 टाइम ट्रेड कर रही है। और आरआर काबिल को लेके आइए डायरेक्टर साहब, बाकी कंपनियों के आरआर काबिल का वैल्यूएशन लेके आइए, कुछ 60 टाइम के आसपास है। आप आरआर काबिल को देखेंगे या आप एग्जिस्टिंग जो कंपनियां हैं वायर एंड केबल में, अभिषेक, उनकी तरफ नजर लगाएंगे? पहली बात तो ये है कि मैं आईपीओ से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। ओके। एटलीस्ट 6 लिस्टिंग के बाद मैं देखना चालू करता हूँ। उसका कई रीजन है बट वो आज शायद डिस्कस करने का टाइम नहीं है। बट हाँ, इसमें जो आपने बात कही उसमें मेरा प्रेफरेंस पॉलीकैब और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पे ज्यादा होगा, ना कि जो नई लिस्टिंग होने की बात हो रही है। पॉलीकैब आपको पसंद है इस स्पेस में, आईपीओ को नहीं देखेंगे, लेकिन पॉलीकैब, और मैं आपको बता दूं अपने व्यूअर्स को कि पॉलीकैब का इस समय जो सालाना जो क्वार्टरली प्रॉफिट होता है वो इतना बढ़ गया है। पॉलीकैब का लिखा ये लॉन्ग टर्म चार्ट, जो एक टाइम पे जब आईपीओ आया था कंपनी का तो साल में उतना प्रॉफिट करती थी, आज ये क्वार्टर में उतना प्रॉफिट करती है। तो ये स्पेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते फॉर श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स। ये पंकज पांडे मिड कैप पीएसयू बैंक की बात करके गए थे, बैंक ऑफ इंडिया की। अक्षय, अगर मैं इधर आऊं, बीओबी, पीएनबी, यूनियन बैंक चले भी नहीं है और बाजार घटने में थोड़ा प्रेशर में ना आ जाए, तो आप किसमें, कौन से मिड टीयर पीएसयू बैंक में दाव लगाएंगे, या आप अवॉइड करेंगे, केवल पुल बैक पे काम करेंगे? बिल्कुल, यहाँ 2-3 स्टॉक्स है जहां ने एक अच्छा ब्रेकआउट स्टेज करा था। सबसे पहले अगर पंजाब नेशनल बैंक की मैं अगर बात करूं, हालांकि कल थोड़ा सबका चार्ट डिस्टॉर्टेड मिलेगा आपको क्योंकि काफी छोटे मझोले बैंकों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। पर यहाँ आप पीएनबी में देखें तो 64 जो एरिया है वो एक ब्रेकआउट का स्तर था कुछ दिन पहले, तो ये अभी भी इंटैक्ट है। कुछ नहीं, कल थोड़ा चार्ट बिगड़ा है पर वो टेम्परेरी है। तो मेरी राय रहेगी कि पीएनबी अगर आपको 64 या 65 के रेट में मिले तो ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत अच्छी बाय बनेगी। इसमें स्टॉप लॉस आप 59 का बनाए और वापस 70 का टारगेट बना के चले। और दूसरा जो है वो है कैनरा बैंक। अगर आप कैनरा बैंक भी देखें, इसने भी एक अच्छा ब्रेकआउट स्टेज करा था 2 दिन पहले। दिस वाज एट 345 के लेवल पे। कल एक प्रॉफिट बुकिंग में वापस वो ब्रेकआउट लेवल रिटेस्ट हो रहे हैं, तो दूसरा मौका मिल रहा है आपको बाय करने को। तो कैनरा बैंक आप बाय करके चल सकते हैं अभी भी, विद अ स्टॉप लॉस बिलो 340 एंड अ टारगेट ऑफ 375। ठीक है। पिरामिल एंटरप्राइजेस पे आज कोई सौदा लिया जा सकता है? संतोष, जरा चेक करेंगे पिरामिल एंटरप्राइजेस। यस, पीएल में हमने एक ब्रेकआउट देखा था, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हुआ और स्टॉक कल अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। तो वो एक अच्छी बात नहीं है अगर स्टॉक आज भी कल के लोग के नीचे ट्रेड करता है, जो 1060 के आसपास लगाया, तो स्टॉक फिर शायद नीचे में आपका 1026 तक जा सकता है, जो 50 डे मूविंग एवरेज है। सो अभी फिलहाल स्ट्रक्चर वीक है, कल का लो टूटता है तो और वीकनेस देखने को मिल सकती है। कुणाल, एक शेयर आप चेक करेंगे, डेल्टा कॉप। ये क्या अपने बेस अपने बॉटम पे आ चुका है डेल्टा कॉप? कल पर्टिकुलर काउंटर की रिम्पी जी बात कर रहे हैं, 178 अराउंड स्टॉक है और अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिली थी जुलाई में ना। एक अच्छा खासा सपोर्ट भी यहाँ पे रिम्पी जी देखने को मिल रहा है 173। पहले भी 173 का सपोर्ट लेके काउंटर ने हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम बताई थी।
और 173 163 ये एक अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी सपोर्ट बैंड है। तो मेरा जो व्यू है वो यहाँ पे खरीदारी करके चलने का ही बनेगा। मैं कहूंगा कि 160 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। नो डाउट एसएल बढ़ा है, बट अच्छे खासे रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो 160 के साथ हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। कोई भी डीप आता है अप टू द लेवल ऑफ 170 तो वहां पे भी हम खरीदारी करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हो तो ऊपर में 203 का पहला टारगेट है और वो 203 जैसे ही ब्रेक होता है ऊपर में हमें 235 तक के भी टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, 160 रुपए का स्टॉप लॉस डेल्टा कॉर्प के लिए और 235 तक के लक्ष्य आपको डेल्टा कॉर्प का शेयर दिखा सकता है। लेकिन वो प्री ओपन के टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, उसको ध्यान दीजिए। हालांकि शुरुआती हैं, बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं देना चाहिए, लेकिन एक बार सेटल होने के बाद इसको ज़रूर देखेंगे। फिलहाल 65 अंक नीचे है निफ्टी। सेंसेक्स की बात करें तो 280 अंक नीचे। तो गिरावट पर शुरुआत के संकेत तो मिल रहे हैं बाजार में इस वक्त। लेकिन एक खबर आई है जीएमआर पावर को लेकर, और वह खबर यह है कि कंपनी को 2470 करोड़ का ऑर्डर मिला है स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के लिए। हालांकि कल हमने जीएमआर पावर और जीएमआर इंफ्रा दोनों ही शेयरों को कल हमने गिरते हुए देखा, और बिल्कुल जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो कल बिकवाली का भयंकर दौर था उसमें ये भी शामिल थे। संतोष, आप जरा बताइए क्या करना चाहिए जीएमआर पावर में, क्योंकि ऑर्डर साइज ठीक ठाक है, करीब 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर है, और ये जिस सेगमेंट्स ऑर्डर मिला है आजकल काफी डिमांड में है। यस, इस स्टॉक में भी हमने एक वर्टिकल मूव देखा था। स्टॉक 20 रुपए से 40 रुपए तक की रैली दिखाई थी। अब एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो इस न्यूज़ की वजह से अगर ये सब 32 का लेवल होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन इन केस ये 32 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर मुझे लगता है कि 27-26 का जोन है, वहां पर एक एंट्री का अच्छा मौका बनेगा। वहां पर फिर आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। तो वेट कीजिए आज कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। जोड़ते हैं, आपको एक्शन स्टॉक्स बता देंगे। पूजा बताएं आज के एक्शन स्टॉक्स कौन से हैं? जी, आज शुरुआत सबसे पहले ये केसी इंटरनेशनल के साथ करेंगे। यहाँ पर एक बड़े ऑर्डर मिलने की खबर आई है। करीब 1012 करोड़ के ऑर्डर कंपनी ने जीते हैं, तो इस पर आप नज़र रखिए। कैनफिन होम्स की मैनेजमेंट मीट हुई थी, जिसमें कि जेफरीज की रिपोर्ट आई है, और उनका कहना है कि जो इनके ब्रांचेस में जो फ्रॉड का मामला सामने आया था उसमें जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। इसके अलावा हाउसिंग लोन डिमांड अच्छी नज़र आ रही है, एसेट क्वालिटी भी स्थिर है। राइट्स, यहाँ पर कंपनी ने सीएफएम अंगोला के साथ करार कर लिया है। रेलवेज और इंफ्रा सपोर्ट के लिए ये करार किया है, तो स्टॉक पर भी नजर रखिए। एल&टी फाइनेंस में कुछ फंड एक्शन हुआ था। बैंक कैपिटल ने करीब 7 करोड़ शेयर्स की बिकवाली की थी, जिसमें जो बायर्स हैं उनके नाम यहाँ पर सामने आए हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और बजाज अलायंस ने शेयर्स की खरीदारी की है। और आखिर में बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की। कंपनी को करीब 52 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है एनटीपीसी की तरफ से, तो इस पर भी आप नजर रखिए। पूल में हमारे आई थिंक कुणाल परार ने, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, इन सारी जानकारी के लिए। वर्लपूल में मैं बात करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वर्लपूल किसने लिया था? कुणाल परार। आपने लिया था कुणाल जी वर्लपूल? कुणाल आपने लिया था वर्लपूल? नहीं सर। किसने लिया था वर्लपूल? सुमित ने लिया था। सुमित, आपने लिया था वर्लपूल? यस, क्योंकि ये अपने घर में दिवाली के पहले नई वॉशिंग मशीन लाने का प्लान बना रहे हैं, राइट? क्यों सुमित, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? वर्लपूल आपके रेडार पे आ गया? अजय जी, बहुत एक अच्छी सी जोक चलती है मार्केट में कि एनालिस्ट को कभी कोई भी चीज लेनी होती है तो पहले वो स्टॉक परचेज कर लेता है और उसमें से उसका खर्चा निकाल लेता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वर्लपूल का टारगेट आप ध्यान रखिएगा। मैं इसको कुछ ऐड करना चाहूंगा। अभी मैं डेटा देख रहा था, वर्लपूल का 6 महीने का चार्ट लेके डॉक्टर साहब। वर्लपूल एक ऐसा नाम है जिसको 3-4 फंड्स ने पिछले बीते महीने में, डोमेस्टिक फंड्स ने ऐड किया है। स्टॉक 6 महीने में 25% चला है, बहुत ज़्यादा नहीं चला है। ये जो है, जो सीज़न शुरू हो रहा है, खैर महाराष्ट्र में तो आपका गोविंदा से, उसके बाद गणेश चतुर्थी, उसके बाद जैसे जैसे आप बदलेंगे तो स्टेट्स बदलते जाएंगे और एक एक फेस्टिवल सीज़न, फिर ये होली में मार्च में पीक आउट होगा। तो ये जो 6 महीने हैं, इसमें लोग नए टीवी, नए फ्रिज, नए वॉशिंग मशीन और नए एयर कंडीशनर्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए बहुत मजबूत 6 महीने आगे हैं। वर्लपूल 2 फंड्स ऐड कर रहे हैं। टेक्निकल पे सुमित ने ऑलरेडी मार्क किया है, तो इसको ज़रूर अपने चार्ट पे लगा के रखिएगा। अभिषेक, ये जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल हैं, वोल्टास भी 760 का लो बना के वापस आ गया, मार्केट शेयर गेन कर रहा है। आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल में कोई स्पेस अच्छी दिखती है या ईएमएस स्पेस? अभिषेक, कोई स्टॉक?
ईएमएस लगता है अच्छा करेगा, लेकिन वैल्यूएशंस काफी रिच है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि अगर आप मैक्रो थोड़ा सा देखेंगे तो लार्ज पार्ट ऑफ रूरल इंडिया में अभी भी थोड़ा सा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है। तो जब तक वो पूरा पिकअप नहीं होता है, स्पेशली स्मॉलर टिकट जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, उनका रेवेन्यू ग्रोथ आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। ठीक है, कुछ एक स्टॉक्स में ज़रा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अब 9:06 है, फ्रीज़ होने की तरफ हम जा रहे हैं। जहाँ पर आज थोड़ा मोमेंटम मिल जाएगा ना शुरुआत में, वो एक तो डॉक्टर रेड्डीज़ मिलेगा। शुरुआत में हमने आपको सुबह डेरिवेटिव कॉल में बताया। दूसरा, पावर ग्रिड में भी आज फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग मिलेगी। एक बार ज़रा पावर ग्रिड चेक करेंगे कुणाल, आप पावर ग्रिड। यस डिम्पी जी, पावर ग्रिड में अगर देखने जाए तो कल एक गिरावट देखने को मिली थी, नो डाउट। वो गिरावट पर्टिकुलर देखने जाए तो न्यूज स्पेसिफिक थी। 191 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर मैं कहूँगा कि कोई भी गिरावट अगर फर्दर यहाँ से अगर हमें देखने को मिलती है समवेयर अराउंड, मैं कहूँगा कि 187 188, तो भी यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉक काफी अच्छे लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो मेरा व्यू 188 187 पे बाय करके चलने का है। लोअर लेवल पे हम जो ऐसे मेंटेन करेंगे 180 का। और टारगेट की बात करें तो जो रिसेंट का जो हाई बनाया 204, मुझे लगता है कि वो भी इजीली क्रॉस कर देगा। 215 तक के टारगेट हम स्टॉक में देख सकते हैं, तो वो यहाँ से खरीदारी करके चलने का बन रहा है पीछे। ठीक है, एक काम करते हैं, शरद को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। मार्केट थोड़ी देर में खुल जाएगा, उससे पहले क्या खबर है मार्केट के अंदर जो चल रही है वो समझ लेते हैं उनसे। जी बिल्कुल, वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड जो है फोकस में रहेगा। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कंपनी लॉन्च कर सकती है अपनी लॉयल्टी प्रोग्राम आपके कस्टमर्स के लिए। अब याद रखिए, जब लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्चेस होती है QSR चेन्स को लेके, कॉफ़ी चेन से, तो उसके कारण हाई मार्जिन और ज़्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल देखने मिल सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। इसके अलावा याद रखिए, कंपनी जो है प्लान कर रही है कि वो चिकन विंग्स की जो नए ऑफरिंग्स जो है स्टार्ट करे। लेकिन याद रखिए, जो आगे जाते हुए कंपनी की जो गाइडेंस आई है उसमें भी जो एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है। अगले 4 से लेकर 5 साल में रेवेन्यू जो है लगभग डबल हो सकती है। और जो SSG ग्रोथ का अनुमान है वो लगभग 7 to 8% का रहेगा। ऑपरेशनल मार्जिन फ्रंट में बात करें तो 18 से लेकर 20% का टारगेट है। और अगले 4 से 5 साल में जो है लगभग 200 से 300 नए स्टोर्स एडिशन होने वाले हैं। कंपनी का फोकस ऑफकोर्स ओमनी चैनल एक्सपेंशन में ज़्यादा है। रॉ मटेरियल इशूज़ जो कॉस्टिंग की है वो भी अब सबसाइड कर गए हैं। लेकिन याद रखिए, क्योंकि वेस्टर्न मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं, तो अगले 1 हफ्ते जो है सेल्स ज़रूर थोड़े म्यूटेड ज़रूर हो सकते हैं, स्पेशली क्योंकि पर्यूषण जो है वो स्टार्ट हो गया है। और स्टॉक के बारे में बात करें तो मार्च लो से स्टॉक लगभग 50% ऊपर है। वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड, और हमने देखा था कि QSR स्पेस में जितनी भी कंपनियां थी हर तरफ अच्छी तेजी देखने को मिली थी। और ये शेयर, जैसा कि शरद बता रहे हैं कि मार्च के लो से 50% ऊपर ही आ गया है। 1000 रुपये के हमने ऊपर के भाव देखें, थोड़ा सा ये नीचे आया शेयर। लेकिन अक्षय, वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड, ये खबर भी है शरद के पास, बताइए क्या करना चाहिए इसमें आज? वेस्टलाइफ के अगर मैं फूड वर्ल्ड की चार्ट चेक करूं तो एक कंसोलिडेशन है 940 और 1000 के रेंज में। काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है। ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, तो मेरा मानना है आप इसमें बाय पोजीशंस बना के चल सकते हैं, या अगर है तो आप इसका स्टॉप लॉस 930 के नीचे लगा के आप बाय कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि जल्दी आपको 1050 के ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे, तो पॉजिटिव व्यू है और बाय करके चलें। ठीक है, पॉजिटिव व्यू है इस पर अक्षय का। बाजार खुलने में 5 मिनट का समय रह गया, लेकिन उसके पहले फटाफट आपको बताते हैं कि एक बिग बोल्ड ब्रोकरेजेस, एक बड़ी रिपोर्ट कौन सी है। वामाक्षी हमारे साथ हैं। वामाक्षी, बताइए। आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है बाटा के ऊपर। हम देख रहे हैं कि सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स कंपनी ने लिए थे, मगर इन इनिशिएटिव्स के बावजूद कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा सबड्यूड रहा है। कंपनी ने इनफैक्ट अपना मार्केट शेयर थोड़ा सा लूज़ किया है। 0% वॉल्यूम कैगर पिछले दशक में हमने देखा है बाटा की तरफ से। रेवेन्यू कैगर भी अगर हम बात करें तो FY19 से FY23 तक टॉप 4 लिस्टेड कंपनीज के बीच ये जो रेवेन्यू कैगर था ये सबसे लोएस्ट लेवल पर था। कंसेंसस
कंसेंसस एस्टिमेट्स भी फैक्टर इन कर रहे हैं करीब 17% रेवेन्यू ग्रोथ कैगर, मगर सिटी के अनुमान ये कंसेंसस एस्टिमेट से कम है। ऑल इन ऑल उनका कहना है कि वैल्यूएशंस भी काफ़ी सपोर्टिव नहीं नज़र आ रहे हैं बाटा के लिए, और इसी के चलते सिटी ने बाटा पर बिकवाली की राय के साथ कवरेज शुरू की है। टारगेट प्राइस दिया है 1310 रुपीज़ प्रति शेयर का। बाटा में बड़े दिनों के बाद एक बाय कॉल आ रही है, इनिशिएटिंग कवरेज आ रही है, हम इसको डिस्कस करेंगे। बट आपको बहुत जल्दी से कुछ बड़े दिग्गजों की एक आपको व्यूज सुनवा देते हैं, बाजार में क्यों पैनिक नहीं करना चाहिए। 3 मिनट रह गए, 2 मिनट में हम आपको बड़े दिग्गजों के व्यूज सुनवा देते हैं। तो we have been away from I would say theme based या FOMO based investing। हमारा पर्सपेक्टिव रहा है कि हरदम थोड़ा फंडामेंटल बेस ही इन्वेस्ट करिए, और अभी भी पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है भगवान की दया से, लेकिन हमने वो जो फंडामेंटल बायस है हमारा उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बट अब जब हम बात कर रहे हैं अगस्त और सितंबर में, द इनिशियल फीडबैक इवन फ्रॉम कंजम्पशन इज प्रीटी गुड। तो हमें लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY24 इवन कंजम्पशन के लिए अच्छा होगा। और फिर गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो केपेक्स हो रहा है, उसको रहते हुए भी जो केपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर है और जो एंसिलरी सेक्टर है उसमें एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। आईटी सर्विसेज में भी जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे खराब होगा, उतना खराब हो नहीं रहा है। इनफैक्ट लास्ट 15-20 दिन में काफी बड़ी आईटी कंपनी इंडिया की उन्होंने बड़े बड़े डील्स विन किए हैं। आप खुद अपने मन से सोचो यार, 16,000 करोड़ एक महीने के अंदर में आ रहा भाई, ये क्या है? ये कोई अमाउंट है क्या? $4 ट्रिलियन का मरम कुछ हो गया शायद मार्केट कैप या जो भी हो गया होगा। 16,000 करोड़ यार क्या मायने रखता है भाई? $2 बिलियन आ रहा महीने का, ये रोज का आना चाहिए भाई। और ये टाइम ऐसा आएगा, ये रोज का आएगा 16,000 करोड़। अपना रिकॉर्ड कर लेना इस बात को। तो जो अपने पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब गवर्नमेंट बोलती है और जो मालूम पड़ता है, उससे लग रहा है कि सनराइज इंडस्ट्री कौन है, सूर्योदय वाली इंडस्ट्री कौन है। तो मेरे को ऐसे समझ में आया कि सूर्योदय वाली इंडस्ट्री ये सभी है जो आप नाम ले रहे हो, ये सभी सूर्योदय वाली इंडस्ट्री है। वो चाहे ईवी से रिलेटेड हो या समझिए कैपेक्स की थ्योरी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की थ्योरी हो, ये अभी शुरुआत हो रही है इनके अंदर में। तो फिर मेरा फोकस उन शेयरों में लग जाता है, तो फिर मैं उनके अंदर में इन्वेस्ट करता रहता। आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट कि बहुत ही लीनियर मूवमेंट हुआ है, तो वो इन अ वे वैल्यूएशन रिस्क थोड़ी बढ़ चुकी है। रही बात हमारे फंड्स की, तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो दोनों फंड्स हैं, डीएसपी मिड कैप और डीएसपी स्मॉल कैप, उसमें जो हमारा स्मॉल कैप फंड है उसमें हमने 2017 में फ्लोज बंद किए थे, लेकिन जब कोविड के दौरान मार्केट पूरा नीचे आ चुका था मार्च एंड में, तब हमने उसमें इनफ्लोज दोबारा से ओपन कर दिए थे और तब से वो उसमें ओपन ही है। इस तेजी में अभी तक हमने उसमें फ्लोज बंद नहीं किए हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इज अ बेटर वे। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म किसी को यदि पोर्टफोलियो बनाना है, और ये जो करंट फ्रेंजी कैपिटल गुड्स, डिफेंस एंड इसमें चल रही है, उसके अलावा कहीं और देखना है, तो धीरे धीरे करके आई थिंक कंज्यूमर कैटेगरी में एक्सपोजर लिया जा सकता है। बट मैं कहूँगा कि ये 6 महीने मे नॉट बी ग्रेट एज फार एज अ डिमांड रिकवरी इज कंसर्न, बट वी रिमेन होपफुल कि इंडिया में कंजम्पशन रिकवरी हैज टू बी स्ट्रॉन्ग ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। खैर, बाजार खुलने में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया, करीब 1 मिनट के आसपास का मार्केट का समय है। और इस बीच हम अगर देखें तो निफ्टी के अंदर पहले मैं जरा टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पे बता देता हूँ। आज के जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं, जो शुरुआत में पहला टिक हरे निशान में दिखाएंगे, स्पीड से लाइएगा। पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डीज, इसके अलावा BPCL, ONGC, इन सब के पास आधे से पौने 1% के आसपास की बढ़त होगी। साथ ही ग्रासिम के पास भी करीब आधे % के आसपास की बढ़त होगी। ये मैं निफ्टी के शेयर्स बता रहा हूँ। इसके अलावा HDFC लाइफ, कोटक बैंक, इन सब में भी आधे % का हल्का नुकसान होगा। यानी इंडाइसिस आज बिल्कुल शांत खुल रहे हैं, जो बड़े इंडाइसिस हैं। इसके अलावा मैं जैसे निफ्टी 500 के अंदर जाता हूँ, वहाँ पे वैसे ही वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ेगी। जैसे KEC को ऑर्डर मिला तो ये खुलेगा 8% ऊपर। JBM यानी कि JBM ऑटोज, ये खुलेगा करीब 2%। इसके अलावा BEL, ये खुलेगा करीब 1.5%। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि गैप अप गैप डाउन आज नहीं मिल रहा है, आपको फिर से मिल रहा है। ITI के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है। खैर, एडवांस डिक्लाइन जो अमूमन हम 1200-1300 शेयर्स के साथ देखते थे, आज 850-900 शेयरों के साथ है। निफ्टी इस समय बिल्कुल फ्लैट ही खुला है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि कमज़ोर खुलेगा, ज़्यादा कमज़ोरी नहीं, कोशिश करेगा अपने आप को। 19,900 का एक सपोर्ट है, 19,800 का एक सपोर्ट है, 20,000 के इर्द गिर्द ही होंगे। 1% स्विंग आने पर 200 पॉइंट जाएंगे और 200 पॉइंट वो 19,800 के आसपास आगे बन रहे हैं।
अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। 65 पॉइंट का मामूली सी गिरावट यहाँ पे शुरुआत में है, 45,400 का है। इसके लिए 45,000 एक अहम सपोर्ट है, उससे पहले भी 45,300 का एक अहम सपोर्ट है। जल्दी से चेक कर लेते हैं निफ्टी को आज कौन स्ट्रेंथ दे रहा है और कौन वीकनेस है, फिर बाद में आपको एडवांस डिक्लाइन फिर से मैं दिखाऊंगा और विक्स भी दिखाऊंगा और ये सारी चीज़ें हम फिर से नोटिस करेंगे। एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं कि निफ्टी के समय टॉप गेनर्स वगैरह कौन कौन से हैं, स्क्रीन पे लेके आते जाइए। निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको शुरुआत में दिखेगा बीपीसीएल के अंदर कुछ शुरुआती बढ़त है, पावर ग्रिड बढ़कर चल रहा है, एचपीसीएल के अंदर आपको शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही है। चारों शेयर एक बार अपनी स्क्रीन पर आप दिखा सकते हैं जो हम अमूमन चेक करते हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज आप चेक कीजिएगा, इन्फोसिस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक, ये चारों को एक स्पीड से एक बार सब दिखा दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि किस में कौन कौन सी पोजीशंस कहाँ पे कैसे कैसे बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप चेक करेंगे पोजिशनली तो मार्केट के अंदर आज M&M जैसे शेयर्स के अंदर एक हल्की सी बढ़त आपको शुरुआती ट्रेड पे देखने को मिली है और वो भी इस समय मार्केट के अंदर बरकरार है। ONGC, टाटा स्टील जैसे दो शेयर और भी हैं जो आज चल रहे हैं। शुरुआत में जिन शेयर्स के अंदर और कमजोरी है उसमें टेक महिंद्रा, HDFC बैंक के अंदर अब लाल निशान आया है और साथ ही एशियन पेंट क्रूड का इम्पैक्ट आपको दिखाते हुए दिख रहे हैं। आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे ना, अभी 1000 के ऊपर हुआ है। मार्केट के अंदर जो शुरुआती झटका लगना है वो 20-22 पॉइंट में आके निपट रहा है। एक बार बैंक निफ्टी वापस से दिखाना स्क्रीन पर, एक बार बैंक निफ्टी को वापस से दिखाइएगा स्क्रीन पर। आज ये कमाल कर सकता है, थोड़ा वॉच करने वाला होगा बैंक निफ्टी आज। केईसी इंटरनेशनल, जेबीएम, ग्रैन्युलस इंडिया, एक फार्मास्यूटिकल्स के शेयर भी आज एक्टिव रहेंगे मार्केट में। शुरुआती डाटा भी वही बता रहा है, ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल्स के शेयर आधे से पौने 1% ऊपर है। ग्रैन्युलस सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाला शेयर बन जाएगा। केईसी इंटरनेशनल आज ऑर्डर बस के साथ साल का नया हाई भी लगा रहा है। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। हीट मैप लेके आते हैं ताकि आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि आज स्क्रीन आपको दिख कैसे रही है, और उसके बाद हम छोटे मझोले शेयर्स जरा चेक करेंगे और उसके बाद फिर मेहमानों से कनेक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में हमें आईटी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन ग्लोबली अगर आईटी के अंदर ज़्यादातर अच्छी कंपनीज चल रही है, जैसे ओरेकल वगैरह का जिक्र हुआ, उससे आज फिर से आईटी के अंदर हल्के हल्के शुरुआती क्रैक है। माइंडट्री, विप्रो, टीसीएस, ये कुछ एक शेयर्स हैं, लेकिन जहाँ पर स्ट्रेंथ है वो डिफेंसिव शेयर्स में। डॉक्टर रेड्डीज सुबह हमने आपको नोटिस कराया था, एक करीब 1.5% ऊपर। बीपीसीएल, कोल इंडिया, पावर ग्रिड जैसे शेयर्स आज कमान संभाल लें। आज आप स्क्रीन पर एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे, इसमें कोई भी ट्रेडिशनली लीडरशिप वाला शेयर नहीं है। डॉक्टर रेड्डीज को अगर छोड़ दें, जिसकी भी वेटेज भी काफ़ी कम है, हालांकि वैसे आपको कोई ट्रेडिशनली प्ले नहीं मिलेगा। ये बड़े शेयर्स की हाल है। छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा बस, ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो आपको अभिषेक बता रहे हैं। स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं और स्थिरता के संकेत जो हैं वो छोटे मझोले शेयरों में भी आज साफ साफ दिख रहे हैं। कल एक दिन की हमने थोड़ी सी बिकवाली देखी, लेकिन आज अच्छे ठीक ठाक रिकवर हो रहे हैं और जहां पर खबरें हैं वहां पर कोई चिंता भी नहीं है। आप मिड कैप इंडेक्स को देखिए, हल्की सी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है। स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे तो हल्की सी बढ़त के साथ शुरुआत हुई है, तो स्थिर है, वहां को लेकर आज कोई चिंता नहीं दिख रही है। जहां खबरें आ रही हैं वहां पर तेजी है। केसी इंटरनेशनल 7% ऊपर ये शेयर खुला है। इसके अलावा श्री दिग्विजय सीमेंट पर देखने की 4% के आसपास की मूव दिख रहे हैं। केमिकल स्टॉक्स में बज है, रह रहे के अच्छे खासे मूव्स वहां पर आ रहे हैं। आईओएल केमिकल्स में करीब करीब 8-9% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हमने होते हुए देखी है। इसके अलावा पेपर शेयरों में कल हमने बिकवाली देखी, कुछ पेपर शेयर आज संभलते हुए दिख रहे हैं। आंध्रा पेपर में 3% के आसपास की तेजी है। ऑटो इंसिलरी स्पेस की बात करें तो जय भारत मारुति, वहां पर हम देख रहे हैं कि 4% की तेजी पर शुरुआत आज होते हुए हमें दिख रही है। अगर हम वायदा खिलाड़ियों की बात करें तो डेल्टा कॉप करीब करीब 4% की कमजोरी पर वहां शुरुआत हुई है। ऑरेकल फाइनेंस वहां पर 4% की कमजोरी है। बाटा 2.5% कमजोर है ये शुरुआती सत्र में ये शेयर, लेकिन वायदा बाजार में अगर आप छोटे मझोले शेयरों को देखेंगे तो वहां पर आरबीएल बैंक लीड कर रहा है करीब 2.5% के आसपास की तेजी के साथ। कल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स रियल दोनों के दोनों शेयर पिटे थे, लेकिन आज वहां पर भी हम रिकवरी के संकेत साफ तौर पर देख रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस करीब 2.5% की रिकवरी के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कैनफिन होम्स 2-2.5% की तेजी है। ग्रेन्यूल्स, हिंद कॉपर, एमसीएक्स 1.5 से 2% के आसपास की तेजी है। तो बहुत बड़ी तेजी आज आपको शेयरों में नहीं दिखेगी, लेकिन राहत की बात यह है कि कल थोड़ा जो माहौल खराब हुआ जिसके बारे में चर्चाएं हो रही थी, आज माहौल पूरी तरह से बेहतरी के संकेत दे रहा है। निफ्टी का ऑटो इंडेक्स आप देखिए आपके स्क्रीन पर, वो भी आज हरे निशान से ट्रेड कर रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज संकेत ठीक ठाक आ रहे हैं। अजय के पास चलेंगे और अजय शुरुआत करेंगे कि ओपनिंग ट्रेड आपको कहां पर बेहतरीन मिल रहे हैं।
शेख, देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर खुली है, तो ये जो हम सुबह से अपने व्यूअर्स को बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि कोई पैनिक नहीं करने की जरूरत है। कल एक सेलिंग आपने राउंड का देखा, मिड कैप इंडेक्स पे लेके आए डायरेक्टर साहब। आज कोई बहुत बड़ा धराशायी वाला मिड कैप स्मॉल कैप की ओपनिंग नहीं हुई है, मिड कैप फ्लैट खुले हैं। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि जो हिस्से बाजार के बहुत ज़्यादा तेज चल गए थे, सेलेक्ट पीएसयू, रेलवे पीएसयू, कुछ पावर पीएसयूज, आपके डिफेंस पीएसयूज, वहाँ पे ज़रूर अभी भी प्रेशर चल रहा है। लेकिन ओपनिंग ट्रेड्स का सिलसिला जारी करते हैं अक्षय पी भागवत के साथ। अक्षय, बताइए क्या ओपनिंग ट्रेड आपका स्क्रीन थ्रो अप कर रहा है? मेरा ओपनिंग ट्रेड फार्मा क्षेत्र में रहेगा। फार्मा क्षेत्र ने पहले 5-10 मिनट में अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं दांव लगाऊंगा सन फार्मा पे। 1152 का रेट है कैश में। कल का हाई पार करते ही इसमें एक ब्रेकआउट का चांस है, जहां पे आपको 1175 तक मिल सकता है। तो सन फार्मा बाय करने की राय रहेगी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1135 और अ टारगेट ऑफ 1175। ठीक है, सन फार्मा पे बाय की आपको व्यू मिल रही है। संतोष, आप बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। अजय जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड लेमन ट्री रहेगा। ब्रॉडर मार्केट से ही आप देखो, कल की गिरावट में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया और आज जैसे ही मार्केट का थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, स्टॉक फिर से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एक होटल का आईपीओ भी आ रहा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 126 127 के टारगेट रहेंगे, नीचे में आप 116 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। यहाँ समही होटल्स का आईपीओ आ रहा है। वो हयात ग्रुप और हॉलिडे इन के कुछ होटल चलाते हैं, तो आप नज़र रखिए उस पर। और ये लेमन ट्री भी नज़र रखिए। हमारे साथ अक्षय के साथ साथ और भी सुमित तुलचंदानी, आप बताइए आपका क्या ओपनिंग ट्रेड है? मेरा एक सेल कॉल रहेगा यहाँ पे। देखिए, टीवीएस मोटर्स ने कल के सेशन में काफी गिरावट दिखाई थी और आज अभी भी लो की तरफ ही चल रहा है। कल का लो ब्रेक हो चुका है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर और बन सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 1430। करंट मार्केट प्राइस है 1460 और स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आज के हाई का 1475। ठीक है, टीवीएस मोटर्स। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्या नाम है, कुणाल बाबू, आज मैं आपसे इस मामले में थोड़ा सा ना रिवर्स कॉल लूंगा। टीवीएस मोटर्स पे बाय साइड की भी भूमिका बनानी चाहिए पुल बैक पे। टीवीएस मोटर्स जो है, उसका जो ईवी पार्ट है ना, आपने देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूअर्स को भी चेकआउट करिए। उनका ईवी जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आने वाला है $5 बिलियन का, और टीवीएस मोटर्स का जो ईवी है वो ओला इलेक्ट्रिक का करीब 75-80% साइज है। वो 18-19 हज़ार करते हैं, ये 14 हज़ार। तो ईवी पार्ट जो है इसका एक्साइटिंग लग रहा है और टीवीएस मोटर्स को सपोर्ट देगा। अगर जितना ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आगे बढ़ेगा, आने वाला है शायद 2-4 महीने में, तो इसके वैल्यूएशन सपोर्ट मिल जाएगा। देखिएगा कहीं चल ना जाए। आगे बढ़ते हैं और कुणाल प्रार से भी उनका ओपनिंग ट्रेड ले लेते हैं। कुणाल जी, बताइए क्या है आपका ओपनिंग ट्रेड? सबसे बड़ा नहीं, सबसे पहला जो है वो है जेके टायर। काफी अच्छी मोमेंटम अभी स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक अभी 254 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। बाय करके चलने की सलाह रहेगी। 245 के एसएल के साथ टारगेट की बात कर लेते हैं। 261 का पहला टारगेट है, जो हो सकता है आज के दिन में हमें स्टॉक दिखा दे। वो ब्रेक होते ही 272 का दूसरा टारगेट भी हमें स्टॉक दिखा सकता है। एंड दूसरा जो स्टॉक, वो स्टॉक नहीं लेकिन इंडेक्स इटसेल्फ है। मैं कहूंगा कि यहाँ से हम निफ्टी फ्यूचर बाय करके चलने की सलाह मेरी रहेगी। अभी 2040-2050 के 20,040-20,050 के राउंड में निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। 19,940 के एसएल के साथ हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। 20,120 का पहला टारगेट है, एंड वो जैसे ही ब्रेक होगा ऊपर में नए हाई यानी कि 20,240 तक के भी लेवल निफ्टी फ्यूचर हमें दिखा सकता है। तो निफ्टी फ्यूचर 19,940 के एसएल के साथ यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। एक शेयर है ग्रैन्युलस इंडिया। बस मेरे को ये चेक करवाना है कि इसमें कोई सौदा बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि आज इसमें बिल्डअप देखने को मिल रहा है। शुरुआती स्पीड से थोड़ा चला भी, एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएगा। 2-2.5% तेज़ है और साथ ही 5% का ओआई बिल्डअप शुरुआत में इसके अंदर हो चुका है। कोई ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है इसमें, संतोष एक बार जरा चेक करेंगे? यस जिन पे इसमें एक मॉर्निंग में ओपन इंटरेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हुआ और वॉल्यूम भी हमको अच्छा देखने को मिल रहा है। सो देयर में बी समथिंग, और फार्मा स्टॉक्स वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो रिस्क लिया जा सकता है 310 के स्टॉप लॉस से। फ्यूचर का रेट बता रहा हूँ मैं, और ऊपर में 325 का पहला टारगेट रहेगा। 325 क्रॉस करने के बाद स्टॉक में एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी, बट अभी लग रहा है कि शायद ये 325 रुपये तक जा सकता है।
और चेक करो कमोडिटीज़ का है वह बलरामपुर चीनी, इसके अंदर भी शुरुआती नंबर्स ठीक है, डाटा भी ठीक है, ओवाई वगैरह भी ठीक है। इकलौता चीनी का शेयर है जो एफ में अवेलेबल है बलरामपुर चीनी। चेक करेंगे अक्षय एक बार जरा आप, बलरामपुर चीनी। जी डिम्पी जी, बलरामपुर चीनी का अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखूं तो एक रेंज में फंसा हुआ है। जो प्राइसेस है 390 लोअर एंड पे और 430 अपर एंड पे, तो ये रेंज काफी टाइम से ये चल रहा है। ये शुगर स्टॉक में अभी तक मेजर कुछ ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, तो फिलहाल मैं इसे वेट एंड वॉच पे रखना चाहूंगा। अगर आगे जाके कभी ये रेंज का ब्रेकआउट हो 425 के ऊपर या रेंज के लोअर एंड पे मिले तो मैं इसमें बाय की राह दूंगा। फिलहाल आप इसको वेट एंड वॉच मोड पे रखिए। ठीक है, बलरामपुर चीनी पर ये व्यू। लेकिन संतोष आप जरा चेक कीजिए एचसीसी के शेयर को, क्योंकि हमने लगातार चलते हुए देखा शेयर को 30 रुपए के आसपास भाव पहुंचा था, वहां से थोड़ा प्रेशर बना, आज फिर से थोड़ी तेजी के संकेत दे रहा है। 25 रुपए के आसपास का भाव है, क्या करना चाहिए इसमें? प्लीज जी संतोष जी, स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे प्लीज। एचसीसी। ओके, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। इस स्टॉक में एक रैली देखने को मिली थी, स्टॉक करेक्ट हुआ है तो टेक्निकली तो अच्छा है, सपोर्ट के आसपास ही है 23 के आसपास, इसको 23-24 के बीच में अच्छा डिमांड जोन है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वही इसमें वेट करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 22। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो हमको फिर से 27-28 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट इन केस ये 23 के नीचे क्लोजिंग देख के जाता है तो स्टॉक में फिर आने वाले दिनों में फिर से कमजोरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, एचसीसी पर ये व्यू। अक्षय पीएनबी को जरा आप देखिए, क्योंकि फिर से स्ट्रेंथ आज इसमें दिख रही है। शुरुआत थोड़ी सुस्त हुई थी लेकिन 2.5% ऊपर ये शेयर 70 रुपए के आसपास फिर से पहुंचता हुआ। पीएनबी क्या अभी और चलेगा, ऐसे संकेत मिल रहा है आपको? पीएनबी में जैसे ये शो में कहा था कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कुछ दिन पहले 65 पे देखने को मिला था। कल हालांकि थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड था मार्केट, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग पैनिक में दिख गई, वापस री एंट्री का मौका है। शायद 65 मिलता तो सही रेट था, पर जिस तरह से आज सुबह उछाल किया है, अब करंट रेट में भी पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं। अगर थोड़े मीडियम टर्म 2 से 3 महीने की अवधि के लिए देखें तो 90 के टारगेट इंटैक्ट है स्टॉक में। ट्रेडिंग के लिए अगर आप बाय करें तो 62 का स्टॉप लॉस लगा के 75 तक टारगेट बनाए तो बाय रेकमेंड करूंगा पीएनबी में। ठीक है, देखिए पहले कुछ मिनटों में कोई खास, जल्दी से डायरेक्टर साहब निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप की इंडिसेस का इंट्राडे लेके आइए तो आपको एक बात कॉमन दिखाई देगी। प्रेशर के बाद सीधे डेज हाई 1.25% स्मॉल कैप इंडेक्स हो गई है। अभी भी मैं, हालांकि पैनिक नहीं करने का, कॉशन रखने का कल जैसा, लेकिन जो आर ऑफ ट्रेड में एकदम भीषण गिरावट के मिड कैप स्मॉल कैप दिख रहे थे वो रेप्लिकेट नहीं हो रहा है साहब, ये बात क्लियर है। पहले कुछ मिनटों में हो सकता है आगे चल के आ जाए, मैं इस पर अभी अपनी रिजर्व करूंगा कमेंट्स, लेकिन इनिशियल 15 मिनट में कोई भीषण पैनिक नहीं दिख रहा है, जैसा कि हम आपको स्टार्ट ऑफ द शो में ही बता रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी भी ऑफ हो गए हैं। तो देखना ये कि क्वालिटी नेम्स में अच्छी बाइंग आ रही है। केईसी देखिए, जी पार देखिए, तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं सर्टेन सेक्शंस को छोड़ के, तो अच्छा लग रहा है बाजार को देख के कि फॉलोअप सेलिंग इमीडिएट तो नहीं आई है। जेके पर देखिए 2.5%। मैं 2 स्टॉक्स के ऊपर आपको बार बार आपका तवज्जो लेके जाऊंगा और अपने गेस्ट के साथ भी डिस्कस करूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसबीआई। ये देखिए मिड कैप के शेयरों का हाल बढ़िया, आपको एकदम हरियाली नजर आ रही है। इंट्राडे दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंट्राडे दिखाइए एसबीआई। ये देखिए, आपको सुबह ही बताया था मैंने, इनको रूल आउट मत करिए, अच्छे जोन में आ रहे हैं। डेज हाई पे एसबीआई उतना नहीं, बट रिलायंस तो क्लियर डेज हाई पे है। बट चले वो नहीं, संतोष के साथ हमने डिस्कस भी किए थे। एक स्टॉक जो हमने यहाँ ईटीनो स्वदेश पे स्पॉट भी किया था, उससे कारण लेके आए थे और पूरी स्टोरी ट्रेल की थी। पहले बता दूं, पहले अनटचेबल स्टॉक हुआ करता था एक ज़माने में, लेकिन उसके बाद चीज़ें बदली। वो है इंडिया बुल हाउसिंग। अभिषेक, इंडिया बुल हाउसिंग में हमने देखा कि एक चेंज ऑफ मैनेजमेंट सा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पे। उन्होंने गाइडेंस दी है वगैरह वगैरह, एयूएम ग्रोथ की गाइडेंस दी है, जो धंधा बंदी होने को कगार पे आ गया था, और बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स आए हैं। उसका नाम भी हमने बताया कि सन्मान फाइनेंशियल होने वाला है, पूरा उसका एक रीशफल होकर नए अवतार में आ रही है। क्या आपने इंडिया बुल हाउसिंग के फंडामेंटल्स में नजर डाली है या कोई और एनबीएफसी आपके रेडार पे है अभिषेक? जी, मैंने इंडिया बुल्स हाउसिंग देखा था पिछले साल, बहुत कुछ अच्छा लगा नहीं।
क्योंकि एम्बेसी जो इसको खरीदा है उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कुछ खास है नहीं। अगर हाउसिंग इंडिया फाइनेंस बुल में देखा हाउसिंग जाए तो एम्बेसी वाला जो है वो इंडिया बुल रियल एस्टेट को लिया है। यहाँ पे LIC सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, ब्लैकस्टोन आ गया है, कुछ और बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं, वो एक टर्न अराउंड वो कर रहे हैं। शायद आप इंडिया बुल हाउसिंग और रियल्टी में मिक्सअप हो गए। सॉरी, हाँ, माय मिस्टेक। कोई और NBFC जो आपको पसंद है? देखिए, NBFCs में मुझे एक्चुअली जो पब्लिक सेक्टर फेसिंग है, जैसे कैनफिन होम्स आपने बात किया शो में पहले, वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। बजाज फाइनेंस है, लेकिन उसका वैल्यूएशन आपको थोड़ा कंफर्टेबल जोन में होने के बाद आप ले सकते हैं। ये मोर और लेस ये दो है। सुंदरम फाइनेंस, श्रीराम भी अभी नए रूप में आया है, तो ये सब देखने लायक है क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी सालों से बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एक बार आप इंडिया विक्स और टोटल वाली वो प्लेट दिखा सकते हैं जिसमें F&O के शेयर, NSE और BSE के शेयर्स होंगे, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। आज विक्स बढ़ नहीं रहा। कल इन स्पाइट ऑफ दिस की शुरुआत में जब बाजार तेज़ भी खुला था ना, तब भी विक्स बढ़ रहा था, तो आज ऐसा नहीं है। तो जो एक फ़र्क आपको दिखेगा वो इंडिया विक्स को बहुत क्लोजली वॉच कीजिए। इस समय मार्केट जब डीप लो पे चला जाए, डीप हाई पे आ जाए, तब विक्स बहुत काम आता है। तो इसलिए इंडिया विक्स को अपनी स्क्रीन पे लगा के रखिए। और आज दूसरा आप हिस्सा जो NSE BSE वगैरह का देख रहे हैं ना, गैप बहुत है, इसको रिवर्स करने के लिए बहुत दम लगाना पड़ेगा, यानी कि एग्रेसिव शॉर्ट करना पड़ेगा, तब एक गैप खत्म होगा। क्योंकि 40 और 140 शेयर आमने सामने खड़े हैं, टिपिकली F&O के ही। अगर आप NSE BSE भी चेक करेंगे ना, तो वहाँ पे भी संख्या 3 गुना 4 गुना तक की बन रही है। तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट ने कि कल के वैसे गिरावट तो नहीं बोलूँगा कि हाँ, कल जो मार्केट ने थोड़ा रेस्ट लिया और उसके बाद आज को जो पुल बैक है वो थोड़ा काबिल तारीफ़ हो रहा है। एक दो शेयर और है जिनमें स्पीड बनी थी, किसी वजह से उनको रुकना पड़ा, उसमें सीमेंट कंपनीज थी। अल्ट्राटेक सीमेंट को एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए, और मैं इसको पूरी सीरीज़ के एंड तक रखना चाहता हूँ। संतोष, इसको रख लूँ? मैं सीरीज़ के एंड तक रखूँगा, मेरे से ये 1% की वॉलिटिलिटी रोज की देखी नहीं जा पाएगी। जी डिम्पी, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इसका सीरीज का एज ए टेक्निकल स्ट्रक्चर देखिए, जो टारगेट आ रहा है 8880 आ रहा है, तो 8880 का टारगेट आ रहा है। सो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले और स्टॉक को होल्ड रखिए। नीचे आपका स्टॉप लॉस 8500 का हो जाना चाहिए। ऊपर और स्टॉक जाता है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। ठीक है, एक और शेयर है तो थोड़ा बड़ा, लेकिन वो भी सीमेंट कंपनी ही है, उसका नाम है श्री सीमेंट। एक बार जरा उसको कुणाल आप जरा चेक कर लेंगे, श्री सीमेंट। श्री सीमेंट की बात करें, 26,190 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और काफी अच्छी मोमेंटम पिछले एक दो हफ्तों से स्टॉक दिखा रहा है। ब्रेकआउट भी है स्टॉक में, एंड अगर मैं लार्जर डिग्री टाइम फ्रेम की भी बात करूँ तो वहां पे भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो बाय करके चलने की सलाह रहेगी। अभी जो स्टॉक चल रहा है 26,190 के अराउंड है, 26,190 पे ही हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। लोअर लेवल पे जो ऐसे हम मेंटेन करके चलेंगे डिम्पी की, वो 25,400 का है, यानी कि 3% का ऐसा यहाँ पे बन रहा है। टारगेट की बात करो तो 26,800 का पहला टारगेट है, और वो जैसे ही ब्रेक होता है 27,800 तक के भी लेवल हमें स्टॉक दिखा सकता है, यानी कि 6.5% की भी मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखाने के लिए रेडी है। तो बाय करें यहाँ से 25,400 के एसएल के साथ। ठीक है, 25,400 रुपये का स्टॉप लॉस श्री सीमेंट के लिए। लेकिन कल की कमजोरी के बाद हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन फिर से लौट रहा है। कुछ केमिकल स्टॉक्स हैं, IOL केमिकल, फिनोटेक्स केमिकल्स, वहाँ पर आप बहुत तेज़ मूव देखेंगे। GMR पावर की हम चर्चा कर रहे थे, वहाँ पर भी 10% के आसपास का उछाल है। रेलवे शेयर जहाँ पर कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, आज फिर से शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर हुई थी, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि ऊपर आ रहे हैं। राइट्स देखिए आप, RVNL के शेयर को देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी बनते हुए दिख रही है। अभिषेक, रेलवे में अगर आपसे पूछें, क्योंकि थोड़ी सी ना लॉन्ग टर्म स्टोरी है ये, कहीं आपको अभी भी वैल्यू दिख रही है क्या? नई खरीदारी के लिए अभी वैल्यू एकदम ही नहीं है। अभी अगर आपने पहले लिया हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं मेरे हिसाब से, बट नया खरीदना तो आज अभी इस प्राइस पे कोई भी रेलवे स्टॉक्स में मुझे लगता नहीं है कि करना चाहिए।
ठीक है, रेलवे शेयरों से भी दूर रहें, थोड़ा सा और नीचे आए तो शायद आपके लिए कंफर्टेबल पोजीशन बने। लेकिन कल फार्मा स्टॉक्स में हमने एक्शन देखा था, आज भी फार्मा स्टॉक्स में चुनिंदा हम तेजी देख रहे हैं और अरविंदो फार्मा के शेयर को लेकर आएंगे। करीब करीब 1.5% ऊपर है ये शेयर फ्यूचर्स में। अक्षय, अरविंदो फार्मा यहां से तेजी क्या और एक्सटेंड होते हुए आप दिख रहे हैं, इंट्राडे में ट्रेड लेना चाहिए? जी, अगर सिर्फ इंट्राडे की बात करूं तो एक रेजिस्टेंस पे है औरो फार्मा। अगर आप देखें तो 14 अगस्त वाली जो हाई थी करीबन 885 890 का जो जोन है वो इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 890 का लेवल ब्रेक करेगा तो एक ब्रेकआउट माना जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशन करें, अगर आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो 890 के ऊपर बाय करके चले, 885 का रेट है अभी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, फार्मा में भी एक अच्छी उछाल देखने को मिल रही है, तो पोजिशनल तो स्ट्रॉन्ग ही है चार्ट, बस इंट्राडे टाइमिंग के दौर पे 890 के ऊपर ही आप इसमें पार्टिसिपेट करें। इनफैक्ट अगर आप देखिए कि इस समय करीब 20 मिनट हो गए, एक बार वापस से जायजा ले लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप मिड कैप का। निफ्टी फ्लैटन हो गया वापस डेज लो की तरफ, इसीलिए हमने कहा था 1 घंटा पहले आप बाजार को सेटल होने दीजिए, कूदिए मत एक्टिविटी के लिए। बैंक निफ्टी डेज लो पे आ गया है और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपके स्क्रीन पे आते ही होंगे और उससे मालूम चलेगा कि ब्रॉडर मार्केट में फॉलोअप सेलिंग क्या उसी हिसाब से आ रही है या थोड़ी बाइंग आ रही है। पहले 10 मिनट में बाइंग आई थी, उसके बाद फ्लैटन आउट हो गए। देखते हैं मामला कितना ऊंट किस करवट बदलता है। रिलायंस को लेके आइए, टीसीएस को लेके आइए, एलएनटी को लेके आइए, ये 3 बड़े दिग्गज हैं जिन पे बाजार अपनी, ये देखिए आरआईएल फ्लैटन हो गया, ठीक है, ऊपर से एलएनटी, इनफैक्ट टीसीएस कल भी चला था गिरते हुए बाजार में, तो आज उसमें थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही है। बट बहुत ही सरप्राइजिंग है, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हरे निशान में। आरबीएल बैंक को देखिए, संतोष, आरबीएल बैंक में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन हो रही है, 2% ऊपर है अभी भी, यह क्या हो रहा है? जी अजय जी, अगर आप आरबीएल बैंक की बात करें तो यहाँ एक सपोर्ट जोन है 215 के आसपास, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, तो वहाँ पे कोशिश कर रहा है ये सपोर्ट लेने की। लेकिन इन केस इसमें ये 214-15 का एरिया ब्रेक होता है तो इसमें एक बड़ा डिक्लाइन भी आ सकता है, बट अभी फॉर टाइमिंग के लिए अच्छे सपोर्ट पर है। तो जिसके पास ऑलरेडी है वो 215 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, कोई नई पोजीशन अभी बनाने की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट के लिए इतना सपोर्टिव नहीं है। कैप स्टॉक्स की तरफ रुख बना के रखें क्योंकि ब्रॉडर मार्केट अभी क्लियर ट्रेंड सपोर्ट का नहीं दिखा रहा है। अक्षय, ऑप्शंस के हिसाब से अगर मुझे कुछ स्टॉक खेलना हो तो आपके हिसाब से कहां पर रिस्क रिवॉर्ड ठीक लग रहा है? अगर ऑप्शंस के अगर मैं देखूं तो आज सीमेंट क्षेत्र में थोड़ा सा एक रिकवरी है, वहां पे डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स में भी काफी ओपन इंटरेस्ट है। तो सीमेंट क्षेत्र एक मोमेंटम वाला काउंटर है, अगर आप डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहे वहां पे जेके सीमेंट और अल्ट्रासिमको और ग्रासिम, ये 3 टॉप पिक्स रहेंगे। अगर बॉटम पिक करने वाली बात हो तो रिलायंस जो आज हमने बात की थी 2400, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन में आ चुका है। तो अगर बॉटम फिशिंग वाली बात है ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए तो 2420 और 30 के रेंज में जब भी रिलायंस मिले तो आप इसे बाय करके चले और ट्रेडिंग पुल बैक। स्टेट बैंक एक दूसरा काउंटर रहेगा जहां पे आप बॉटम फिशिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस के जरिए एक सपोर्ट बेस है करीबन 570 575 के, और तो 575 का सपोर्ट बेस है, 580 के आसपास मिल जाए तो बाय करके चले विद स्टॉप लॉस बिलो 575। उछाल देखने को मिलेगा जरूर इसमें क्योंकि वहां पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, तो थोड़ा वेट करके चलना है। सपोर्ट के नजदीक आ रहे ब्लू चिप कंपनीज, वहां पे आपको इनमें पार्टिसिपेट करना है। फार्मा में औरबिंदो फार्मा 2-3 दिन से एक पॉजिटिव व्यू दिखा रहा है। सुमित, औरबिंदो फार्मा 900 के करीब आने की कोशिश कर रहा है, आज भी 882 10-12 रुपए ऊपर ही है। औरबिंदो अपने स्पेस को क्या आउट परफॉर्म करेगा? क्या ये 900 का टारगेट लेके काम करना चाहिए? स्टॉप लॉस कहां रखूं? जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी भी डिस्कस हुआ कि 885 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जहां पे बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, कल का भी हाई है, तो बिल्कुल आप एक एटलीस्ट अवर्ली कैंडल का क्लोजिंग आने दीजिए। तो 885 के ऊपर मुझे लग रहा है कि ये पहला टारगेट अचीव कर सकता है 932 का। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा 855 का। शेयर्स ना ढूंढने काफ़ी मशक्क़त पड़ रही है इस समय, ढूंढ के शेयर्स पकड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है ना, इंडेक्स आपको शेक कर रहा है। जब शेक करता है तो आपका मन किसी भी शेयर के ऊपर जैसे ही जा रहा होता है ना, वो एकदम से आप थोड़ा बैक फुट पे आ जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, शुरुआत में हमने ग्रेनुलर्स आपको दिखाया था, वो 3% ऊपर हो चुका है बकायदा, और उसका बिल्डअप देखने लायक है 9%। कोई आदमी इसको ख़रीद रहा है
और बहुत अच्छे से खरीद रहा है इस शेयर को। आज का जो बिल्डअप है ना, ये ग्रेनुलर्स को अगले 4-5 दिन के लिए देखेगा, नोटिस करवा के रखेगा। ये जो 9% आप ओआई देख रहे हैं ना, बिना न्यूज़ के बना है ये, और ये नोटिसेबल पॉइंट है। आप 1-2 दिन ज़रूर चेक करना। इसको किसी ने अच्छे से आज भरा है, शुरुआत में ख़रीदा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर इसी तरह से चेक करते हैं जहाँ जहाँ पे आपको थोड़ा मोमेंटम मिल जाएगा। एक शेयर और है इंडिया बुल्स, बीबीटीसी एक बार चेक कर लेते हैं कितना डैमेज इसमें हुआ है, या फिर अभी थोड़ा और देखेगा। बॉम्बे बर्मा के नाम से कंपनी जरा स्क्रीन पे लेके आइए, बीबीटीसी। कुणाल जी एक बार ज़रा चेक करेंगे आप, इसको डैमेज हुआ भी है कि नहीं हुआ? ये अच्छा रिदम वाला शेयर था, इसका हफ्ता और एक महीना भी दिखाई दीजिए। वेल डिम्पी जी, देखने जाए तो एक अच्छी खासी गिरावट हमें ओवरऑल स्टॉक में देखने को मिली है। स्टॉक तो 1300 का हाई बनाया था, अभी 1155 के अराउंड है। जो व्यू बन रहा है वो टाइमिंग वेट करने का ही बन रहा है। अगर स्टॉक फर्दर गिरावट अगर डिम्पी जी स्टॉक में हमें देखने को मिलती है अप टू द लेवल ऑफ 1080, ओके, यानी कि 70 पॉइंट और यहाँ से नीचे यानी कि 7% तक का डाउनसाइड का मूवमेंट, तो उस लेवल पे मैं खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा, प्रेजेंट लेवल से नहीं, क्योंकि लाइकली चांसेस है कि गिरावट यहाँ से बढ़ सकती है। 1180, 1170, 1070, 1080 पे ये स्टॉक बाय करने की सलाह रहेगी। बॉम्बे वर्मा पर ये भी, लेकिन जैसे कि अजय बोल रहे थे कि थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, और वो हम देख भी रहे हैं। आज शुरुआत सधी हुई थी, मतलब ठीक ठाक हुई थी, सपाट खुले थे मिड कैप इंडेक्स में, लेकिन अब करीब करीब ऊपरी स्तरों से 500 पॉइंट नीचे आ गया है निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स, और थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख रही है। डिफेंस शेयर जो कि आज शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, सारी की सारी तेजी आज के शुरुआती सत्र की वो रिवर्स हो गई है। तो कल की गिरावट और आज फिर से कमजोरी इन शेयरों में बढ़ रही है। आप मझगांव डॉक को देख लीजिए, आप कोचिन शिपयार्ड को देख लीजिए, ये तमाम शेयर कमजोर हो रहे हैं। लेकिन एक बेहतरीन ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नीलेश जैन, ऑप्शंस का चैंपियन लेकर। नीलेश, ओवर टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अभिषेक जी। देखिए आज के सेशन में सीमेंट पैक और फार्मा पैक में एक्शन है, और सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट में ऑलरेडी हम ब्रेकआउट देख चुके हैं। ग्रासिम में एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ हम देख सकते हैं, इसीलिए ग्रासिम में 1920 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी, जो लगभग 33-34 के रेंज में अगर मिलता है तो वहां पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस होगा 23 रुपीज का, एंड अपसाइड में 55 रुपए से 60 रुपए तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे रुपीज टर्म में देखें तो जो रिस्क बन के आ रहा है वो है 4750 4750 रुपए का, और रिवॉर्ड हो सकता है 10,750 और 450 के आसपास का। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी थोड़ा फेवरेबल है, और ग्रासिम में मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहा है। अंडरलाइन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1920 से 1940 की ओर हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। 1920 की कॉल खरीदनी है 31 से 33 रुपए के बीच में, लक्ष्य 55, स्टॉप लॉस 23। बिल्कुल सिंपल आपके लिए। अधिकतम फायदा 10,450 और अधिकतम नुकसान 4,750 रुपए। फिलहाल करीब 1.5% के आसपास की तेजी के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है, और ग्रासिम के साथ हम सीमेंट स्पेस में देख रहे हैं कुछ और भी शेयर चल रहे हैं। अल्ट्राटेक भी चल रहा है, 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन कुछ और शेयरों को देखेंगे जहां पर थोड़ी सी कमजोरी बढ़ी है। आपसे जरा चेक करना चाहेंगे सुमित जी रेमंड के शेयर को, क्योंकि 2100 रुपए के ऊपर निकला। अमेजिंग रनअप हम कहेंगे रेमंड के शेयर में, लेकिन पिछले कुछ सत्र से, सिर्फ कल नहीं 3-4 दिन हो गए जब ये थोड़ा सा प्रेशर इसमें बना हुआ है। आप कहां तक गिरते हुए अभी शेयर को देख रहे हैं? 1903 रुपए तो हो गया ये। जी बिल्कुल अभिषेक जी, ये देखिए जो कल का सेशन था वो गैप फिलिंग सेशन था, जो एक बड़ा सा गैप बना था यहाँ पे 5 सितंबर और 4 सितंबर का, उसका गैप फिलिंग होके डे लो पे ही बंद हुआ था। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि और भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन सकता है अगर आज ये 1920 के नीचे क्लोजिंग आ रहा है। सो नेक्स्ट लेवल वी आर एक्सपेक्टिंग इज 1820। 1820 यानी कि यहां से करीब करीब 90-95 रुपए और ये शेयर गिर सकता है। कुछ रेलवे शेयर जरा चेक करेंगे, क्योंकि लोगों ने बहुत मुनाफा कमाया है इसमें, और कल की गिरावट के बाद आज फिर से प्रेशर है। सवाल यह है कि क्या अभी के लिए दूर हो जाना बेहतर है? मतलब टीटागढ़ को आप देख लीजिए, करीब 7% की गिरावट के साथ फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। संतोष, क्या सलाह आप देंगे? क्योंकि आप देखिए थोड़ी से माहौल फिर से खराब होने के संकेत अब मिलने लगे हैं। शेयर अभी थोड़े सपाट थे, थोड़े ऊपर थे, वो सारे के सारे नीचे आ रहे हैं। क्या सलाह देंगे आप टीटागढ़ को लेकर?
अभिषेक, मोस्ट ऑफ द जो रेलवे स्टॉक्स है उन्होंने वर्टिकल रन अप दिखाया था, तो करेक्शन का सिर्फ एक ही दिन का हमने करेक्शन देखा है, तो अभी भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है एज ए ट्रेडिंग के लिए। तो मेरे हिसाब से इस गिरावट में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए खरीदारी की। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा डिसेंट करेक्शन आता है, स्टॉक बेस बना के फिर चलेंगे, तब मौके ढूंढिएगा। अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत रन अप दिखा चुके थे। बढ़ते हैं कुछ एरियाज, फंडामेंटली मजबूत एरियाज के बारे में आपसे बात करते हैं। और डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी एक जो बन के आ रही है, इनफैक्ट कल परसों SW सोलर के स्टॉक को लेके आई है। ये अब एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है। SW सोलर ने भी एक कंपनी का अधिग्रहण करके ये कहा कि वो डेटा सेंटर के कारोबार में अपना बढ़ाना चाहते हैं हिस्सेदारी। पिछले 6 महीने में 16% स्टॉक चला है। कुछ और स्टॉक्स, अनंतराज इंडस्ट्रीज पिछले 6 महीने का चार्ट लेके आई है। HBL पावर पिछले 6 महीने का चार्ट लेके आई है। अनंतराज 85% 6 महीने में, और ये डबल से ज़्यादा। लेकिन बहुत सेलेक्ट फ्यू कंपनीज हैं जो डेटा सेंटर का डायरेक्ट प्ले हैं इंडिया में। पहली बात तो डेटा सेंटर का कारोबार बढ़ क्यों रहा है इतना? आपने देखा होगा भारती ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप हैं जो डेटा सेंटर के कारोबार पे काफ़ी बुलिश हो गए। हमारे साथ राघव चौधरी जुड़ रहे हैं, टाइगर एसेट्स के फाउंडर। राघव ने डेटा सेंटर सेक्टर, जो कि अपने आप में बहुत छोटा है लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, थोड़ा आपको अहेड ऑफ द गेम होने में मदद कर सकता है। पहली बात ये बताइए, 3-4 ऐसे ट्रिगर्स क्या हैं आपको लगता है जो डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी इंडिया में बन रही है? राघव। नमस्ते अजय जी और ईटी नाउ के व्यूअर्स, धन्यवाद मुझे इधर बुलाने के लिए। आज के दिन जो हमें अपॉर्चुनिटी डेटा सेंटर में दिख रही है, हमें लगता है कि अगले 1 से 2 डेकेड में इधर बहुत तेजी देखी जाएगी। और जो रीजन के वजह से जो हमें लगता है कि डेटा सेंटर में तेजी देखी जाएगी इज बिकॉज बहुत बड़ी इंक्रीज इन यूसेज हो रही है क्लाउड टेक्नोलॉजी की। फिर ट्रांजिशन फ्रॉम 2G 3G टू 4G 5G हो रहा है, एंड देयर इज अ वास्ट यूसेज ऑफ स्मार्टफोन्स एंड डिजिटाइजेशन। चौथी पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमें लगता है कि हमने देखा है कि लास्ट 4 साल में जिधर भी गवर्नमेंट ने इम्पीटियस दिया है कोई भी इंडस्ट्री को, वो इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो की है और उधर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट देखे गए हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इस टाइम लास्ट 5 साल में डेटा सेंटर के लिए 2 पॉलिसी अनाउंस की गई है, डेटा सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट 2022 और डेटा सेंटर पॉलिसी एंड बजट 2020। उसमें गवर्नमेंट क्लियरली स्टेट करते हैं कि जो भी लोकल डेटा है इंडिया का, इट हैज टू स्टे विद इन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। राघव को एक एक करके जो आपने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, 3 स्टॉक्स आपके फेवरेट हैं इस स्पेस में, उनके बारे में जान लेते हैं। और आपका टेक्नो इलेक्ट्रिक, HBL पावर और अनंतराज इंडस्ट्रीज। अनंतराज से शुरुआत करता हूं मैं, क्योंकि कल परसों ही एक इकोनॉमिक टाइम्स के अखबार में उनका एक बयान आया कि वो 10,000 करोड़ का कैपेक्स करना चाहते हैं डेटा सेंटर को लेके अगले 5 साल में। और मैंने मार्केट कैप देखा तो कुछ 6-7 हज़ार करोड़ है। हालांकि स्टॉक पिछले 6-8 महीने में अच्छा चला है। तो अनंतराज क्यों पसंद है आपको और क्या कर सकते हैं ये नेक्स्ट 2-3 साल में? अजय जी, हमें देखना पड़ेगा कि अनंतराज एक रियल एस्टेट प्लेयर है। ओके, उन्होंने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, जिससे वो अगले 3 से 5 साल में 300 मेगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी बिल्ड करना चाहते हैं अक्रॉस 45 एकर्स ऑफ लैंड। ऑल्सो हमें क्या नोट करना पड़ेगा कि अनंतराज वुड बी द लोएस्ट कॉस्ट डेवलपर ऑफ डेटा सेंटर इन इंडिया, बिकॉज उनका खुद का लैंड पार्सल है जिसके वजह से उन्हें 1 मेगावाट के लिए सिर्फ 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा, जबकि दूसरे प्लेयर्स को 60 से 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा जाएगा। इस कैपेसिटी से अनंतराज 3,300 करोड़ का रेवेन्यू कर सकती है एनुअली, और उस पे 40% एबिटा मार्जिन कर पाएगी। ठीक है सर, एक चीज़ और बताइए, आपको फिर HBL पावर अभी भी आपको उसमें वर्थ दिखती है, वैल्यू दिखती है? शेयर तो काफ़ी चला है, आपकी रीडिंग, आपका एनालिसिस क्या है सर इसमें? हमें एक चीज नोटिस करना पड़ेगा कि HBL पावर के 3 से 4 डिवीजन है, उसमें से एक डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर को केटर करती है थ्रू इट्स बैटरी डिवीजन। HBL पावर इज द ओनली प्लेयर इन इंडिया एंड सेकंड इन द वर्ल्ड जो बैटरी सप्लायर है डेटा सेंटर को। इसके जो नंबर अनुमान है वो अभी तक हमें पता नहीं है, बट या इट इज द ओनली प्लेयर इन इंडिया।
राघव जी, एक और सवाल है SW सोलार को लेकर। कुछ दिनों पहले मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी कि वो इस कारोबार में ना 25% के आसपास की ग्रोथ देख रहे हैं, तो ये कंपनी आपको कैसी लग रही है? SW सोलार में भी हमें एक चीज जाननी पड़ेगी कि उनके कॉन्कॉल में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि दे आर गोइंग टू सी अ लार्ज टर्न अराउंड ओवर नेक्स्ट 1 ईयर और दे आर गोइंग टू बी रिसीविंग अ लार्ज नाइजीरियन ऑर्डर इन द Q2 एंड ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने मेंशन किया कि 25% उन्हें ग्रोथ दिखता है, वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक ब्रोकरेज रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि इंडिया की करंट 737 मेगावाट कैपेसिटी वुड इंक्रीज टू 1700 मेगावाट कैपेसिटी बाय 2027। एक और चीज हमें नोट करना पड़ेगा कि आज के दिन इंडिया का जो 737 मेगावाट कैपेसिटी है, जबकि चाइना का 3 गुना है और यूएस का 5 गुना है, एंड नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स इन इंडिया 138 है आज वर्सेस चाइना का 3 गुना और यूएस का 15 गुना। So the room for growth for India in next a decade or two in data center is huge. बहुत बहुत शुक्रिया। क्विकली आपका कोई डिस्क्लेमर इन स्टॉक्स के ऊपर? डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आप अपना डिसीजन लीजिए एंड जो भी स्टॉक शेयर किए गए हैं, इट इज ओनली फॉर नॉलेज पर्पस। राइट, ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपके और आपके क्लाइंट्स का इंटरेस्ट हो सकता है इन स्टॉक स्पेसिफिक चैट पे डिस्क्लेमर की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आगे चलते हैं और समय हो गया है भसीन साहब के पास जाने का, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपको हम मैसेज भसीन साहब पे जो हमने बनाया है वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम भसीन साहब से बातचीत आगे लेके चलेंगे। बाजार में पैसे से बनता है पैसा, सही सलाह और रणनीति से बनती है बात। मेरे साथ देखिए हर रोज कमाई की सौगात, केवल ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे भरोसेमंद एक्सपर्ट्स की तो झड़ी ईटी नाउ स्वदेश पे लगी रहती है और उनमें से भसीन साहब को कैसे हम मेंशन नहीं करें। भसीन साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। कल बाजार ने एक थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया, मिड कैप बेहाल, जानिए अब कैसी रहेगी चाल। दिन भर आज स्वदेश में हम छोटे मझोले शेयरों पर पैनी नजर बनाएंगे, आपको मदद करेंगे कि गिरावट पोर्टफोलियो पर भारी, अब क्या हो आपकी तैयारी। छोटे मझोले शेयर धड़ाम, गिरावट पर कब लगेगी लगाम, और ये सारे सवाल का जवाब हमारे लिए भसीन साहब देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि अब मुनाफा वसूली का मौका है या लगाए खरीदारी का चौका। बताइए भसीन साहब, कल की गिरावट और आज पहले घंटे की जो मार्केट का परफॉर्मेंस है उसको आपने कैसे देखा? कोई पैनिक के साइन तो दिखाई नहीं दे रहे, एक नॉर्मल पुल बैक है काफी अच्छी चाल चलने के बाद, जो मिड कैप्स में होता ही है। हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको भी सारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, अब सब आके डैगर्स ड्रॉन हो गए कि हमने कहा था ओवरबॉट है। अरे बुल मार्केट में ओवरबॉट शेयर्स होंगे क्योंकि आपके पास माल ही नहीं है। जब शेयर 4 गुना बढ़ेंगे, अगर 20% घटेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। And Ajay, there was a lot of maybe overbought readings. Sure. But that's a sign of a bull market. Bull market में वो शेयर चलेंगे जहां पे आपको यही ईर्ष्या रहेगी कि मेरे पे काश ये हुआ होता, और काश ईर्ष्या नहीं होती, आपके पार्टिसिपेट करने से होती है। Mutual funds are getting the maximum inflows, and yes, there was a little bit of froth which may have overplayed, and there can be a routine correction. 2 दिन और चल सकता है, लेकिन क्या वो एंड है? नहीं, क्योंकि मिड कैप्स आर गोइंग टू स्टील द शोर एट लीस्ट टिल द बजट एंड द इलेक्शन। तो देखेंगे बाद में। अभी तो दिवाली की तैयारी करी है, जहां ये अभी वापस अपने हाईएस्ट पे जाएंगे। तो मुझे लगता है 2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद इट विल गोइंग टू बी मिड कैप्स। लेकिन एक चीज आपने मिस कर दी, जो सारा कंसेंसस बेरिशनेस ना आईटी पे, आईटी इंडेक्स न्यू हाई पे आ गया। सो मार्केट्स आर राइट अजय जी, यू मी एंड ऑल द अदर एफआईज आर ऑल फूल्स एंड आर ऑलवेज रॉन्ग। क्या बात कही है, क्या बात कही है। एमएफ लेवल्स, ये आपने सही बात कही। मैं एक डेटा दिखाऊंगा अपने व्यूअर्स को कि म्यूचुअल फंड्स के कैश लेवल इतने बढ़े हुए हैं और बड़े अचनाए इन्वेस्टर वाकई 1-1.5 महीने से ऑलरेडी इतने कंसेंसस कॉशन में थे कि ये जो कैश साइड में बैठा है, चाहे म्यूचुअल फंड या बिग इन्वेस्टर्स का, वो इटसेल्फ बाजार को कुशन करेगा फॉल को। बट ऑफकोर्स जैसा भसीन साहब ने कहा, मार्च से 35-40% चल गई थी इंडेक्स स्मॉल कैप मिड कैप, तो हो सकता है उससे 20% घट जाए, कोई
हैं। 2-3 दिन का माहौल रह सकता है। अच्छी क्वालिटी नेम्स में दाव लगाइए। आईटी सेक्टर में रिबाउंड आ रहा है बहुत तगड़ा। आपके टॉप पिक्स जो है मिड कैप लार्ज कैप में एक बार वापस से बता दीजिए, क्योंकि 1500 के ऊपर हो गया इन्फोसिस। हाँ बिल्कुल अजय जी, मैंने देखिए 3 शेयर 4 शेयर रीट्रेड की थे। परसिस्टेंट सिस्टम जो न्यू हाइस पे है, HCL टेक और टेक महिंद्रा तीनों न्यू हाइस पे है। और ये उस समय कहा था व्हेन देयर वाज एक्सट्रीम पेसिमिज्म। 950 पे HCL टेक था, 950 पे टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट 3650 था। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा कितना वो बढ़ गया क्या है, बट आज TCS ही ले लीजिए 2 साल के हाई पे है। तो इट इज टेलिंग यू कि अभी ओनरशिप कम है एंड यू कैन नॉट हैव अ ग्लास हाफ फुल ऑफ एम्प्टी। अगर आपके पास माल है तभी आप राजे हो। इसलिए आपको मिड कैप में भी वही मौका मिल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल व्हिच इज वेरी गुड। इट टेक्स द मैन आउट फ्रॉम द बॉयज। अब आपको 4-5 शेयर बोलूंगा जो मेरे को लगते हैं यहां से बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल बताइए भसीन साहब, बताइए, वेट कर रहे हैं हम तो आपके शेयर्स की, बताइए। हाँ तो मेरे को लार्ज कैप में सबसे पहले रिलायंस और अपोलो हॉस्पिटल। आई एम कंसिस्टेंट इन माय स्टॉक पिकिंग। रिलायंस हैज टू लीड द वे। 20,000 पे हो गया, 2650 का टारगेट मुझे दिखता है। आप कोई भी बिजनेस लीजिए उसमें इनफ्लोज आ रहे हैं। मार्केट इज टेकिंग द रिटेल इनफ्लोज वेरी लाइटली। दैट्स ऑलमोस्ट $2 billion दे हैव रेज्ड इन द लास्ट वेवी वीक। सेकेंडली अपोलो हॉस्पिटल, वहां 15% ग्रोथ रेट वो बता रहे हैं ऑन एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, जो ऑलरेडी 58,000 है। 5600 का बाजार में इसका भाव आना चाहिए बाय द टाइम ऑफ दिवाली। तीसरा मैं आपको बोलूं वेदांता, देखिए 43% डिविडेंड यील्ड। द स्टॉक ट्रेड्स एट जस्ट 2 टाइम प्राइस टू बुक अगेंस्ट हिंडाल्को 4 टाइम एंड आई थिंक वेदांता इज मीटिंग ऑल पैरामीटर्स ऑफ अ फेरस नॉन फेरस प्ले। वेदांता में 230 रुपए पे आपके पैसे बनेंगे 250 रुपए का टारगेट मेरे लिए वेदांता। चौथा होगा हैवेल्स। मैं हैवेल्स के मैनेजमेंट से मिला और उन्होंने कहा कि पोस्ट बिफोर द फेस्टिव सीजन वी आर सीइंग रिकॉर्ड सेल्स इन ऑल इलेक्ट्रिकल्स। और आपको पता है यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी बड़ी है कि हैवेल्स लॉयड्स इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो हैवेल्स इज हेडेड टू 1650। दिस इज द टाइम टू बाय। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने आपको TTML 90 रुपए पे कहा था, 100 रुपए का भाव हो गया, उसका भाव आपको 150 रुपए दिखेगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। 4-5 शेयर है, इनमें सिप कीजिए या इनमें आउटराइट लीजिए, लेकिन इसमें पैसे जरूर बनेंगे। ठीक है, वैसे तो आपने सारे शेयर्स बता दिए भसीन साहब, मेरे पर कुछ और पूछने के लिए बचा भी नहीं है। आपने बेहतरीन शेयर्स बताया और आपने कहा कि दिवाली तक इनको रखो, अच्छा पैसा बन भी जाएगा। लेकिन फिर भी एक आज ना सीमेंट कंपनीज में थोड़ी बाइंग वापस से दिख रही है। कोई ऐसा शेयर सीमेंट वाला भी आपको पसंद है? आपने हमेशा इसको एंडोर्स किया था पहले कि सीमेंट के अंदर अच्छी बाइंग है, डिमांड भी है, दाम भी बढ़ेंगे, दाम भी बढ़ा दी कंपनीज ने। तो बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी जी, अल्ट्राटेक, ACC अंबुजा स्टैंड आउट। उसमें आपको डालमिया भारत डिक्लाइन पे मिले तो लीजिए, लेकिन एज ए डिस्क्लोजर अल्ट्राटेक, ACC अंबुजा आर इन आर पोर्टफोलियोज और हम इन्हें बहुत पहले से होल्ड कर रहे हैं और कोई दो राय नहीं। आज आप ग्रासिम का भाव दीजिए। मैंने अजय जी को लास्ट वीक कहा था 1830 रुपए में। ग्रासिम इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ अल्ट्राटेक एंड द अदर सीमेंट प्लेस और विस्कोस स्टेबल फाइबर्स आर गोइंग अप। तो अल्ट्राटेक, ACC अंबुजा एंड डालमिया सीमेंट वुड बी माय टॉप पिक्स। Be with the leaders at this time because I think it is the Nifty which is taking the mantle और index stocks will do better in the next few days. Monday से वापस आपको लार्ज कैप मिड कैप में रंगत बहुत शानदार दिखेगी। ठीक है भसीन साहब, चूंकि आपने सीमेंट की बात कर ली, शेयर भी बता दिए। कल हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में कंस्ट्रक्शन वाले शेयर में भी बिकवाली थी और चूंकि इलेक्शन ईयर है, ये बहुत सारे आगे काम होने हैं, तो उस स्पेस से कुछ शेयर बताना चाहेंगे आप? तो उसमें तो सबसे बड़ा शेयर ही लार्सन एंड टूब्रो है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, कंस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आप एक NBCC भी ले सकते हैं, लेकिन वो मैंने 30 रुपए में कहा था, 35 रुपए में कहा था, 65 हो गया। बट NBCC इज द बेस्ट प्रॉक्सी टू Tier 2 Tier 3 डेवलपमेंट। और तीसरा होगा नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। बट मैं कहूँ देखिए ये शेयर पहले भी काफी बढ़ चुके हैं, तो आपको लेते हुए थोड़ी हिचक आएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैसा भी डालें और थोड़ा सा और करेक्शन में, यू विल हैव अ गुड next 6 months because construction activity is going to pick up tremendously. ठीक है, शुक्रिया भसीन साहब ये तमाम शेयर बताने के लिए और बाजार पर अपना बुलिश नजरिया भी शेयर करने के लिए।